चुफेंग शांति से खड़ा था। उसकी नजर में एक प्रसिद्ध कुलीन परिवार ऐसी चीज थी जिसे वह आसानी से नष्ट कर सकता था। हालांकि जब तक कि यह अंतिम उपाय न हो, चुफेंग उन्हें जल्दबाजी में मारने के लिए तैयार नहीं था। उन्हें मारने के बाद इस पदार्थ की प्रकृति बदल जाएगी। अभी अभी इन लोगों को पता चला कि वे उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी हिम्मत दिखाई। उन्हें यह आत्मविश्वास कहां से मिला? किसने दिया? ये जानने के लिए अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि यह रहस्यमय शाही दरबार की पवित्र भूमि हो सकती है। चुफेंग अराजक लग रहा था, लेकिन वास्तव में वो बेहद सतर्क था। स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं थी। वो अपनी भावनाओं को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने दे सकता था। बेशक सतह पर वो अभी भी हत्या के इरादे से भरा हुआ था, जैसे कि वो अगले ही पल पूरे कामेन कबीले को नष्ट कर देगा। आर्किन इतना डर गया कि वो जल्दी से चिल्लाने लगा, तुम हमें नहीं मार सकते। हम पवित्र भूमि द्वारा संरक्षित हैं। यदि आप किसी शहर का कत्लेआम करने और एक कबीले को खत्म करने की हिम्मत करते हैं, तो पवित्र भूमि आपको नहीं छोड़ेगी। 8 राजा आपको नहीं छोड़ेंगे। एक बार जब आप 8 राजाओं के निशाने पर आ गए, तो चाहे आप कितने भी ताकतवर क्यों न हो, आप निश्चित रूप से मौत से बच नहीं पाएंगे। चाहे आपका समर्थक कितना भी ताकतवर क्यों न हो, ये बेकार है। ये शब्द सुनकर चुफेंग ने भौहें उठाई। 8 राजा? वो क्या है? ये बहुत शक्तिशाली लगता है। ये देखकर कि चुफेंग अंततः बातचीत करने के लिए तैयार था, आर्किन ने राहत की सांस ली। वैसे भी ये खबर कोई रहस्य नहीं थी। यदि वो ये बात जोर से कहेगा तो दूसरा पक्ष और अधिक भयभीत हो जाएगा। यदि वो थोड़ी देर और देर कर देता, तो पवित्र भूमि की सेना आ सकती थी। इसलिए बिना सोचे समझे उन्होंने कहा, इंपीरियल कोर्ट की पवित्र भूमि दिव्य महाद्वीप में अजेय है और यहाँ तक कि मानव और दानव आत्मा जातियां भी केवल पीछे हट सकती हैं। इसका कारण इन 8 राजाओं का अस्तित्व है। ओह! चुफेंग की दिलचस्पी जागृत हो गई। एक नजर से उसने यू को आर्किन को छोड़ देने का संकेत दिया। खैर, यह आदमी बच नहीं सका। मुझे विस्तार से बताओ। अगर मैं संतुष्ट हो जाऊं तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। आर्किन असहाय दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसने आज्ञाकारी ढंग से कहा, महाद्वीप के एक विशालकाय जानवर की तरह। दिव्य महाद्वीप, शाही न्यायालय पवित्र भूमि भी निर्विवाद रूप से नंबर 1 शक्ति है। इसका मुख्य कारण ये है कि इसमें राजनीति पर चर्चा करने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय, 8 राजा है। 8 पवित्र राजा सभी अद्वितीय व्यक्ति है। वे शाही दरबार की पवित्र भूमि और पूरे शाही दरबार के दिव्य महाद्वीप पर शासन करते हैं। हालांकि मानव और दानव आत्मा जातियां हर दिन भयंकर रूप से लड़ती है, 8 राजाओं की नजर में वे वास्तव में केवल छोटी लड़ाइयां हैं। अगर 8 राजा कोई फरमान जारी करते हैं, तो मानव और दानव आत्मा जातियों को आज्ञाकारी रूप से हार माननी होगी, अन्यथा विनाश का खतरा होगा। उन शब्दों को सुनकर चुफेंग की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। उसने सोचा था कि मानव और दानव आत्मा जातियां शाही दरबार दिव्य महाद्वीप के सर्वोच्च शासक थे, तो अंत में उन्हें केवल दूसरे दर्जे का ही माना जा सकता है। तो फिर 8 राजा कहां से आए? वे इतने शक्तिशाली क्यों थे? चुफेंग को अच्छी तरह पता था कि मानव और दानव आत्मा जातियों में कई विशेषज्ञ हैं। बस दिव्य भगवान स्तर के विशेषज्ञों की संख्या 10 से अधिक हो सकती है। दानव आत्मा जाति संभवतः मानव आत्मा जाति से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। उस स्थिति में तथाकथित 8 राजाओं की नजर में क्या यह अभी भी एक छोटी सी लड़ाई थी? चुफेंग को सचमुच इस पर विश्वास नहीं हुआ। इस युग में जहां मास्टर भगवान प्रकट नहीं हुए थे, एक दिव्य भगवान खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर अस्तित्व में था। 8 राजा कितने शक्तिशाली हो सकते हैं? क्या इन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया था? शायद इसलिए कि उसने चुफेंग की आंखों में संदेह देखा था। भले ही उसकी जान उसके हाथों में थी, अर्किन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसका उपहास किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो चुफेंग का मजाक उड़ा रहा था कि वो कुएं की तलहटी में बैठा मेढक है। उसने धीरे से कहा, युवा हीरो, मुझ पर संदेह मत करो। 8 राजा वाकई बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि वे सभी मास्टर भगवान विशेषज्ञ हैं। इस एक वाक्य ने चुफेंग को वहीं पर अचंभित कर दिया। वो सीधे आर्किन को देखता रहा और काफी देर तक चुप रहा। काफी समय बाद वो अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं सका। क्या कहा आपने? मास्टर भगवान विशेषज्ञ और 8? वह कैसे संभव है? चुफेंग ने अपना सिर खड़खड़ाहट की तरह हिलाया। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि अब भगवान प्रकट नहीं हो सकते? कई महाद्वीपों से गुजरने के बाद चुफेंग ने भी यही बात सुनी। तो फिर इस तथाकथित शाही पवित्र भूमि में 8 मास्टर भगवान क्यों थे? ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धा का क्या मतलब था? स्वर्गीय दाव मोती के टुकड़े के लिए लड़ो?
क्या आप उनसे जीत सकते हैं? वे अपने हाथ के एक हल्के से झटके से तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर सकते थे। फिर लड़ने की क्या बात थी? एक बार जब 8 मास्टर देवता प्रकट हुए, तो चू फैंग को लगा कि वे वर्तमान ब्रह्मांड पर शासन करने के लिए पर्याप्त हैं। चू फैंग के हैरान भाव को देखकर आर्किन के चेहरे पर गर्व का भाव दिखाई दिया और उसने धीरे से समझाया, बेशक, ये सच है कि 8 राजा मास्टर भगवान विशेषज्ञ हैं, लेकिन वे मौजूदा नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। वे पवित्र भूमि में केवल प्रक्षेपण है। मैंने सुना है कि एक बार एक अद्वितीय विशेषज्ञ ने देव सम्राट के महल से एक खजाना खोदा और इसका इस्तेमाल 8 राजाओं के प्रक्षेपण को बुलाने के लिए किया। उनके असली शरीर अभी भी एक रहस्यमय जगह में छिपे हुए हैं, नीचे उतरने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक मास्टर भगवान की चेतना और एक खजाने की वृद्धि के साथ, उनमें से सबसे कमजोर एक उच्च स्तरीय दिव्य भगवान की लड़ाकू शक्ति को उन्मुक्त कर सकता है। ऐसी शक्ति के सामने मानव और दानव आत्मा जातियां क्या है? हमारे लिए वे सर्वशक्तिमान देवता हैं। बस इतना है कि 8 राजा कुछ बड़ी योजना बना रहे हैं। वे सांसारिक मामलों से दूर हैं और मानव और दानव आत्मा जातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने से कतराते हैं। इससे मानव और दानव आत्मा जातियों को दिव्य महाद्वीप पर शासन करने का मौका मिलता है। अर्किन ने आत्मविश्वास से कहा। उसकी निगाहें दूर तक भटकती रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज का इंतजार कर रहा था। चू फैंग बहुत हैरान था। वह ध्यान से सोच रहा था, लेकिन आर्किन को इस तरह देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्या आप अभी भी सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या आपने अभी ध्यान नहीं दिया कि आपका संकट संकेत भेजा ही नहीं गया? बोलते समय चू फैंग ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली में एक छोटा सा कानून का आधार प्रकट हुआ, मानो ब्रह्मांड घूम रहा हो। जैसे ही यह प्रकट हुआ, ऐसा लगा मानो आसपास के अंतरिक्ष में एक नया लघु ब्रह्मांड निर्मित हो गया हो। चू फैंग को अभी भी इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। वह नहीं जानता था कि इसका गहन स्तर पर उपयोग कैसे किया जाए। लेकिन सिर्फ सूचना के प्रसारण को रोकना बहुत सरल था। इसलिए पवित्र भूमि से उन सुदृढ़ीकरणों का आना असंभव था, जिनकी आर्किन को प्रतीक्षा थी। यह दृश्य देखकर अर्किन का हृदय ठंडा पड़ गया। चू फैंग ने उसे मना कर दिया और कहा, चूंकि तुमने मुझे इतने सारे रहस्य बता दिए हैं। हालांकि तुम्हारे इरादे गलत हैं, लेकिन तुम्हारे पास काफी जानकारी है। उस स्थिति में, मैं तुम्हारे कामेन कबीले की आधी संपत्ति नहीं लूंगा। जैसे ही आर्किन की आंखें चमक उठी, चू फैंग ने उसे पीटकर उसकी मूल स्थिति में वापस ला दिया। मैं तुम्हारी सारी दौलत ले लूंगा। वैसे भी किसी भी जनजाति की अधिकांश संपत्ति सबसे शक्तिशाली लोगों के हाथों में केंद्रित होती थी। इन 4 लोगों को नंगा करने के बाद भी उसका लाभ लगभग उतना ही होगा। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मैं मन की बात पढ़ सकता हूं। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तो तुम अपने शिष्य से पूछ सकते हो। जब मुझे पता चलेगा कि तुम पीछे हट रहे हो, तो कामेन कबीले का सफाया हो जाएगा। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो आप इसे आजमा कर देख सकते हैं। चू फैंग सिर्फ झांसा दे रहा था। अब तक उसने जो सूक्ष्म शक्ति एकत्रित कर ली थी, वो विशेषज्ञों के मन को पढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि दूसरे पक्ष को पता नहीं था। उसने जल्दी से पैसे लिए और चला गया। उस समय चू फैंग का मन 8 राजाओं की बैठक से भर गया था। वे 8 सच्चे मास्टर भगवान विशेषज्ञ थे। शायद वो स्टारलाइट भगवान राजवंश का एक मास्टर भगवान विशेषज्ञ भी था। ये तो और भी अधिक भयावह था। क्या उन्हें पता था कि प्राचीन मानव और दानव आत्मा जातियां कहां चली गई थी? स्टारलाइट गॉड राजवंश जैसा ब्रह्मांड स्तरीय अधिपति लगभग रातों रात बिना किसी निशान के कैसे गायब हो गया? तथाकथित महान युग क्या था? इसे कैसे खोला जाना चाहिए? उसके मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। चू फैंग के दिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई बिल्ली नोच रही हो। वहां बिंग याओ और अन्य लोग भी थे, जो स्वर्गीय पुस्तक अकादमी से इंपीरियल कोर्ट दिव्य महाद्वीप में बहुत पहले ही आ चुके थे। क्या वे भी यहाँ की पवित्र भूमि से संबंधित थे? आखिरकार वे सभी स्टारलाइट भगवान राजवंश द्वारा पीछे छोड़ दिए गए थे। चू फैंग के दिमाग में विचार दौड़ गए। उसके सामने आर्किन की अभिव्यक्ति अत्यंत कुरूप थी। उन 4 का सारा खजाना छीन लेना। हालांकि यह अभी की मांग से कहीं बेहतर था, फिर भी यह अत्यंत पीड़ादायक था। किसी जनजाति की संपत्ति का सार निश्चित रूप से कुछ सबसे मजबूत लोगों के हाथों में इकट्ठा होगा। कामेन कबीला कोई अपवाद नहीं था। उन्होंने अपनी जाति के लगभग सभी दिव्य भगवान के हथियार एकत्र कर लिए थे। वहां अन्य अत्यंत मूल्यवान प्राकृतिक खजाने भी थे। उन्हें डर था कि कोई चोर उन्हें चुरा लेगा, इसलिए वे खजाने को अपने साथ ले गए। इस बार वे सभी बह जाने वाले थे।
आर्किन का दिल खून से लथपथ था। वह अत्यंत अनिच्छुक था। हालांकि जब आर्किन ने ऊपर देखा और चू फैंग की संकुचित आंखों को देखा तो वह समझ गया दूसरे पक्ष का धैर्य शायद अपनी सीमा तक पहुंच गया है। हालांकि शायद वे अभी भी पवित्र भूमि से डरते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें नहीं मारा। यदि वो अभी भी यह नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है, तो कामेन कबीले का सफाया हो सकता है। आर्किन अभी भी बता सकता था कि क्या अधिक महत्वपूर्ण था। एक लंबी आह निकली। आर्किन केवल दांत पीसकर ही सहमत हो सका। इस बार हमारे कामेन कबीले ने आपको अपमानित किया और लोहे की प्लेट पर लात मारी। हम हार स्वीकार करते हैं। एल्डर लॉन्ग, रक्षक हु और रक्षक लैंग, खजाना सौंप दो। आर्किन के आदेश पर, चाहे उसके पीछे के 3 लोग कितने भी अनिच्छुक क्यों न हो, वे केवल अपने पास मौजूद खजाने को ही सौंप सकते थे। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हर कोई एक क्रूर राक्षस से डरता था। कौन उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत करेगा? दरअसल चू फैंग की सामान्य आदत के अनुसार अगर वो उन सभी को मार देता तो क्या दूसरे पक्ष के खजाने उसके नहीं होते? लेकिन अब चूंकि वो यहाँ नए थे, इसलिए कम चर्चा में रहना ही बेहतर था। शायद आर्किन और अन्य लोग चू फैंग और अन्य लोगों की ताकत से वास्तव में डर गए थे। उन्होंने आज्ञाकारी रूप से अपना सारा खजाना सौंप दिया। वे सभी विशेषज्ञ थे। कुछ छोटी छोटी तरकीबें तो छुप ही नहीं सकती। भले ही खजाने को भंडारण रिंग में छिपा दिया गया हो, तो भी वो बेकार था। अंत में चू फैंग के पास 3 दिव्य भगवान हथियार और बड़ी संख्या में प्राकृतिक खजाने थे। उनका संयुक्त मूल्य 3 दिव्य भगवान हथियारों से बहुत कम नहीं था। सौभाग्य से दौड़ की नींव अभी भी वहां थी और विशेषज्ञ अभी भी वहां थे। कामेन कबीले की सुरक्षा कोई बड़ी बात नहीं थी। कामेन कबीले वास्तव में ऊन के लिए गए थे और कटे हुए घर आए थे। उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। सौभाग्य से दौड़ की नींव अभी भी वहां थी और विशेषज्ञ अभी भी वहां थे। कामेन कबीले की सुरक्षा कोई समस्या नहीं थी। चू फैंग ने अपने हाथ में रखे खजाने को देखा, लेकिन वह पहले से ही सोच रहा था कि ये खजाने कानूनों की कितनी शक्ति पैदा कर सकते हैं। अपना काम खत्म करने के बाद चू फैंग जाने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ याद आया और वह वापस लौट आया। युवा हीरो, और कुछ है क्या? अर्कीन का दिल दहल गया। चू फैंग मुस्कुराया, कोई गंभीर बात नहीं है, मैं बस तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। ये सुनकर अर्कीन ने राहत की सांस ली। अभी तो वह बस चू फैंग और बाकी लोगों को जल्दी से जल्दी भेजना चाहता था। युवा हीरो, बेझिझक पूछो, मैं तुम्हें वो सब कुछ जरूर बताऊंगा जो मैं जानता हूं। चू फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं जानना चाहता हूं कि आपके हाथ में ये स्वर्गीय दाव मोती के टुकड़े कहां से आए? क्या आप जानते हैं कि इंपीरियल कोर्ट दिव्य महाद्वीप में किस स्थान पर सबसे अधिक स्वर्गीय दाव मोती के टुकड़े हैं? ये सुनकर अर्कीन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, यह स्वाभाविक रूप से देव सम्राट का महल है। युवा हीरो, शायद आपको यह नहीं पता होगा, लेकिन इंपीरियल कोर्ट दिव्य महाद्वीप में अनगिनत खंडहर है। मानव और दानव आत्मा जातियों द्वारा छोड़े गए विरासत के खंडहर है। साथ ही स्टारलाइट भगवान राजवंश द्वारा छोड़े गए खजाने भी है। और इन कई खंडहरों में सबसे कीमती निस्संदेह भगवान सम्राट का महल है। अनगिनत अवसर और खजाने हैं। क्योंकि यह महल बेहद अजीब है, किंवदंती है कि यह वास्तव में सार्वभौमिक खजाने को स्वचालित रूप से इकट्ठा कर सकता है। ये कहना थोड़ा ज्यादा हो सकता है कि यह खजाने इकट्ठा करना है, लेकिन कुछ लोगों ने वास्तव में अनगिनत प्राकृतिक खजाने देखे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे किसी ब्लैक होल की ओर आकर्षित हो गए हों और महल में प्रवेश कर गए हों। ऐसा लगता है जैसे अदृश्य हाथों की एक जोड़ी गुप्त रूप से इस सब को नियंत्रित कर रही है। कोई नहीं जानता क्यों, लेकिन अगर सबसे अधिक स्वर्गीय दाव मोती के टुकड़े वाली कोई जगह है, तो वह निश्चित रूप से देव सम्राट का महल है। अर्कीन ने दृढ़ता से कहा। वो चू फैंग से झूठ बोलने की जहमत नहीं उठा सकता था। ये जानकारी इंपीरियल कोर्ट दिव्य महाद्वीप में सामान्य ज्ञान थी। चू फैंग आसपास पूछकर पता लगा सकता था। इतनी छोटी सी बात पर उसे नाराज करने की कोई जरूरत नहीं थी। चूंकि वे दोनों इंपीरियल कोर्ट दिव्य महाद्वीप में थे, वे भविष्य में फिर से मिल सकते हैं। आर्किन के शब्दों को सुनकर चू फैंग चुप हो गया और बड़बड़ाया, ये फिर से भगवान सम्राट का महल है। पहले उस छोटी लड़की के पूर्वज ने देव सम्राट के महल से स्वर्गीय दाव मोती का टुकड़ा प्राप्त किया था, और यह आर्किन भी है। और यह स्वचालित रूप से प्राकृतिक खजानों की खोज कर सकता है। क्या ये भगवान सम्राट का महल बहुत चालाक नहीं है? जैसे ही उसने बुदबुदाया, अचानक चू फैंग को कुछ याद आया और उसका दिल कांप उठा। ईश्वर सम्राट का महल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये नाम पहले भी देखा है? चू फैंग ने भौहें सिकोड़ी और खुद से बुदबुदाया,
अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौड़ा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह सही है, भूत राजा का लबादा, मैं इसके बारे में कैसे भूल गया था? चू फैंग ने अपनी जांघ पर थपथपाया। उस समय स्काई ट्रेजर पवेलियन की 5 सितारा खजाना मूल्यांकन बैठक में मुझे भूत राजा के लबादे के अंतिम घटक के बारे में जानकारी मिली थी कि क्या वह इस देव सम्राट के महल में था, और यह एक उत्तम मार्गदर्शक है। हालांकि चू फैंग को लगा था कि महल और दिव्य महाद्वीप अभी भी उससे बहुत दूर है। कौन जानता था कि वह इसका उपयोग कब कर सकेगा। परिणामस्वरूप खुफिया जेड पर्ची प्राप्त करने के बाद उसने इसे ध्यान से नहीं देखा। उसने केवल एक आकस्मिक नजर डाली और इसे अपने भंडारण स्थान में फेंक दिया। आज बार बार उन परिचित शब्दों को सुनकर चू फैंग को अचानक एक एहसास हुआ। ये गलत नहीं होना चाहिए, है ना? चू फैंग अभी भी थोड़ा अनिश्चित था। हालांकि अब उसके आसपास बहुत सारे लोग थे। चू फैंग अब खोज शुरू नहीं कर सकता था। वो इस बात को अपने हृदय में ही दबा सकता था। हालांकि उसके दिल में जो उत्साह था उसे दबाना लगभग असंभव था। भूत राजा का लबादा, वह मरे हुए लोक की दिव्य कलाकृति थी। उस समय मरे हुए महान सम्राट स्तर के विशेषज्ञों के बीच भी शीर्ष स्तर के अस्तित्व पर भरोसा करते थे। इसका आंशिक कारण यह था कि मरे हुए महान सम्राट की युद्ध शक्ति उत्कृष्ट थी, लेकिन भूत राजा के लबादे की शक्ति के बारे में कोई संदेह नहीं था। यह बहुत भयानक था। यह आसानी से अनगिनत मरे हुए प्राणियों का निर्माण कर सकता था जो इसके मालिक के प्रति वफादार थे। वे मृत्यु, पहाड़ों और सुनामी से नहीं डरते थे। इसके अलावा जैसे जैसे भूत राजा का लबादा इकट्ठा होता जाएगा, इससे बुलाए जाने वाले मरे हुओं की गुणवत्ता भी बढ़ती जाएगी। उदाहरण के लिए चू फैंग पहले केवल कंकाल और ज़ॉम्बी जैसे कुछ निम्न स्तर के मरे हुए लोगों को ही बुला सकता था। बाद में उसने धीरे धीरे लिच किंग और टेरर नाइट जैसे दुर्लभ मरे हुए लोगों को बुलाया। उनमें से आतंक नाइट महान प्रतिभाशाली मरे हुए था, एक ऐसा अस्तित्व जो बड़ी संख्या में दिव्य प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। और ये तब की बात है जब उसने दोनों भाग एकत्र कर लिए थे। भविष्य में जब चू फैंग ने भूत राजा का पूरा लबादा इकट्ठा कर लिया, तो वह किस तरह के मरे हुए लोगों को बुला सकता था? चू फैंग ने रक्त सागर अंतरिक्ष में उन लोगों से सुना था कि पूर्व मरे हुए महान सम्राट ने एक महान सम्राट स्तर के कंकाल सम्राट का भी पालन पोषण किया था। अनगिनत महान सम्राट विशेषज्ञ ईर्ष्यालु थे। तब से मरे हुओं की दुनिया में 2 सम्राट हुए। इसके अलावा उनके अधीन अरबों मरे हुए अनुचर पूरे ब्रह्मांड में छा गए। अजेय, वो एक महान सम्राट था। प्राचीन काल से ही वे ब्रह्मांड में सर्वोच्च अस्तित्व रहे हैं जो युद्ध शक्ति के शिखर के करीब थे। सर्वोच्च दिव्य सम्राट के अलावा अन्य विशेषज्ञ चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे फिर भी महान सम्राट स्तर पर ही थे। और भूत राजा के लबादे में वास्तव में ऐसे विशेषज्ञ को बनाने की संभावना थी। भले ही यह स्वर्ग में चढ़ने जितना कठिन था, भले ही उम्मीद कम थी, जब तक यह मौका था, भूत राजा के लबादे का मूल्य अवर्णनीय था। मास्टर भगवान हथियार उससे भी कहीं अधिक। यह एक स्वर्गीय दाव खजाना था जो मास्टर भगवान कलाकृति से कहीं अधिक था। चू फैंग को प्रलोभन क्यों नहीं हुआ? उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे वास्तव में ऐसे स्वर्गीय दाव खजाने के असीम करीब होने का अवसर मिलेगा, और यह बहुत संभव था कि वो पूरी तरह से उसमें समाहित हो। चू फैंग का दिल पहले से ही उथल पुथल में था। लगता है मुझे किसी भी हालत में देव सम्राट के महल तक जाना ही होगा। चू फैंग के लिए इतना निश्चित होना दुर्लभ था। चाहे वो स्वर्गीय दाव मोती का टुकड़ा हो या भूत राजा के लबादे का अंतिम घटक, वे दोनों ऐसी चीजें थीं जिन्हें चू फैंग निश्चित रूप से नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो देव सम्राट के महल में कैसे प्रवेश करेगा? ऐसे प्राचीन खंडहर में प्रवेश करने की परिस्थितियां बहुत कठिन होंगी, है ना? ये सोचते हुए चू फैंग ने ऊपर देखा। क्या वहां कोई नहीं था जिससे वह पूछ सकता? आखिरकार वो इंपीरियल कोर्ट दिव्य महाद्वीप में एक कुलीन परिवार से था। वो एक दिव्य भगवान विशेषज्ञ था। उसे ये जानकारी पता होनी चाहिए, है ना? चू फैंग को इस बात का डर नहीं था कि दूसरा पक्ष उससे झूठ बोलेगा। ऐसा नहीं था कि उसके पास मुंह नहीं था। वो फिर से इधर उधर पूछता रहता। ये सोचकर चू फैंग अब अपने दिल में उत्साह को रोक नहीं सका। उसने बस इतना कहा, तो मैं देव सम्राट के महल में कैसे प्रवेश करूं जिसका तुमने उल्लेख किया है? क्या दहलीज बहुत ऊंची है? चू फैंग पहले से ही तैयार था। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, वो हार नहीं मान सकते थे। हालांकि उसके विपरीत आर्किन के शब्दों ने चू फैंग को स्तब्ध कर दिया। आर्किन ने सहजता से कहा, भगवान सम्राट का महल, क्या यह ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी अपनी इच्छानुसार प्रवेश कर सकता है? चू फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या बकवास है?
कोई भी व्यक्ति स्टारलाइट गॉड सम्राट के महल में प्रवेश कर सकता था। क्या ये बहुत बचकाना नहीं था? चू फैंग का चेहरा अविश्वास से भर गया। उसने आर्किन की ओर तीखी नजर से देखा। यदि यह आदमी जानबूझकर उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था, तो उसे एक और सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं थी। किसी भी मामले में चू फैंग के दिमाग में पारस्परिकता की अवधारणा कभी नहीं थी। जब उसे पीटने का समय आया तो उसने कभी दया नहीं दिखाए। उसके सामने अर्किन को ऐसा लगा जैसे उसे ठंडी हवा का एहसास हुआ हो और वह जल्दी से हल्की खांसी करने लगा। युवा हीरो, शायद आपने गलत समझा है। आप वास्तव में अपनी इच्छानुसार देव सम्राट के महल में प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कभी कभी सिर्फ इसलिए कि आप प्रवेश कर सकते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप अंदर की चीजें ले जा सकते हैं। देव सम्राट के महल में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आर्किन ने बात को घुमा फिराकर नहीं कहा और गहरी आवाज में कहा, ये अधिकार है। स्तर 100 प्राधिकारी। चू फैंग ने भान उठाई। उसने वास्तव में लेवल 100 प्राधिकरण का शीर्षक फिर से सुना। उन्हें याद आया कि जब वे तीसरी दुनिया में थे तो उन्होंने सुना था कि यह तथाकथित लेवल 100 प्राधिकरण कितना महत्वपूर्ण है। किंवदंती है कि इंपीरियल कोर्ट दिव्य महाद्वीप में पदानुक्रम सख्त था और अधिकार सर्वोपरि था। बिना प्राधिकार के आगे बढ़ना कठिन होगा। हालांकि चू फैंग ने जो देखा और सुना था, उसके अनुसार चलना मुश्किल क्यों था? हम में से कुछ लोग इन दिनों पूरे महाद्वीप में बेतहाशा भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन कोई समस्या नहीं दिख रही है। 8वीं श्रेणी का राजा श्रेणी का अधिकार जो उसने उस समय बड़ी मेहनत से प्राप्त किया था, अब एक सजावट की तरह था। किसी भी मामले में चू फैंग वास्तव में इसके लिए कोई विशेष उपयोग महसूस नहीं कर सका। हाँ, यह पूरी तरह बेकार नहीं था। इससे उसे 10,000 गुना तेजी से एस्ट्रल शक्ति को अवशोषित करने का विशेषाधिकार भी प्राप्त हुआ। ये चू फैंग के लिए अत्यंत उपयोगी था। कम से कम स्काई स्क्रीन को चार्ज करने में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा वास्तव में और कुछ नहीं था। ऐसा नहीं लगता था कि वह कोई श्रेष्ठ व्यक्ति बन गया है। परिणामस्वरूप चू फैंग लगभग इस बारे में भूल गया। अब उसने ये शब्द दिव्य महाद्वीप के मूल निवासियों से सुना था। वह दिलचस्पी लिए बिना न रह सका। ओह, इस लेवल 100 अथॉरिटी का क्या मतलब है? किसी कारणवश आर्किन ने उसे एक फीकी मुस्कान के साथ वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। कोई व्यक्ति दैवीय राजवंश के जितना अधिक निकट होगा, उसका अधिकार उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। देव सम्राट के महल की तो बात ही छोड़िए। अगर मैं तुम्हें एक सरल उदाहरण दूं तो तुम समझ जाओगे। दूसरे खंडहरों में अगर तुम्हें खजाने मिलते हैं और तुम अपने प्रतिद्वंद्वियों को हरा देते हो, तो तुम स्वाभाविक रूप से खजाने को अपने पास रख सकते हो। लेकिन देव सम्राट के महल में आपके पास पर्याप्त अधिकार होना चाहिए और खजाने को प्राप्त करने से पहले खजाने को खोलने के लिए न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करना होगा। कुछ खजाने के बक्से खोलने के लिए अधिकार की आवश्यकता होती है। हॉल में प्रवेश के लिए कुछ शर्तों के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। उच्च स्तरीय राजा स्तर के अधिकार वाले कुछ बड़े लोग देव सम्राट के महल में कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त कर सकते हैं। आर्किन की आंखों में तड़प की एक झलक दिखाई दी। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, संक्षेप में, जब तक तुम्हारा अधिकार काफी ऊंचा है, तब तक तुम चाहे जो भी करो, आधी मेहनत में दुगना परिणाम मिलेगा। चू फैंग को अचानक एहसास हुआ, तो ये था तथाकथित लेवल 100 प्राधिकरण का उपयोग। क्या वह अमीर नहीं होगा? क्या उसके पास राजा स्तर का अधिकार नहीं था जिसका उल्लेख दूसरे पक्ष ने किया था? हालांकि उच्च स्तर शब्द का क्या अर्थ था, चू फैंग पूछने ही वाला था। अर्किन ने अफसोस से आह भरी। दुर्भाग्य से हम बड़े परिवार मानव और दानव आत्मा जातियों या पवित्र भूमि की तुलना नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा हम केवल मार्क्वेस स्तर का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। यह एक कदम धीमा है। यह आमतौर पर ठीक है। अगर कोई अंतर है भी, तो ये बहुत दूर नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान सम्राट के महल का अधिकांश क्षेत्र सील है। यहां तक कि राजा स्तर का अधिकारी भी प्रवेश नहीं कर सकता। हर कोई निम्न स्तर के अधिकारी क्षेत्र में घूम रहा है, और हमारे लाभ बहुत अलग नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि पवित्र भूमि हाल ही में फिर से एडिक्ट समारोह आयोजित करने की तैयारी कर रही है। उस समय पूरी दुनिया जश्न मनाएगी और देव सम्राट का महल पूरी तरह से खुला रहेगा। हम मानव और दानव आत्मा जातियों के खिलाफ कैसे जीत सकते हैं? ओह, ठीक है, युवा हीरो, शायद आपने एडिक्ट समारोह के बारे में नहीं सुना है। यह एडिक्ट समारोह। इस तरफ आर्किन ने बात करना जारी रखा। उसके सामने चू फैंग ने अर्किन को संदेह से देखा। उसे लगा कि इस आदमी ने बहुत कुछ कह दिया है। ये तो थोड़ा ज्यादा ईमानदार लग रहा था।
उसने तो अभी अभी दूसरी पार्टी को लूटा है। ये ठीक था यदि यह आदमी उससे मौत तक नहीं लड़ता, लेकिन वास्तव में उसने उसे इतने सारे रहस्य बताने की पहल की थी। क्या वह पागल था? कुछ तो गड़बड़ थी। उसका मकसद क्या था? क्या ये कोई जाल हो सकता है? हालांकि आर्किन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे चू फैंग के संदेह का एहसास ही न हुआ हो। वह ईमानदारी से बात करता रहा। तथाकथित शाही आदेश समारोह अपने नाम की तरह ही है। प्राचीन देव राजवंश के दौरान दिव्य सम्राट इसका इस्तेमाल सभी अधिकारियों को उपाधियां प्रदान करने के लिए करते थे। किसी कारण से यह अनुष्ठान अरबों वर्षों के समय और स्थान को पार कर गया है और यहाँ देव सम्राट के महल में दृढ़ता से अंकित है। जब तक पर्याप्त ऊर्जा है, इसे सक्रिय किया जा सकता है। उस क्षण पूरा महाद्वीप प्रकाश की एक परत से ढक जाएगा। ड्रैगन और बाघ दहाड़ते हैं। अमर सारस हवा में नाचते हैं। सभी जातियां सम्राट की पूजा करती हैं। हालांकि सब कुछ एक भ्रम मात्र है, फिर भी ये किसी के दिल को दहला देने के लिए पर्याप्त है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम भी भाग ले सकते हैं। ये समारोह भ्रामक है, लेकिन ये जिस विरासत का प्रतिनिधित्व करता है वह अभी भी मौजूद है। यदि हमारा प्रदर्शन स्वर्ग विरोधी है तो हम सीधे देव वंश की उपाधि भी प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम राजा स्तर का अधिकार कोटा तो होगा। इसलिए उस समय पूरे शाही दरबार दिव्य महाद्वीप के सभी विशेषज्ञ झुंड में आ जाएंगे। चाहे वे प्रतिभाशाली हो या अनुभवी विशेषज्ञ, वे सभी दिव्य राजवंश का पक्ष प्राप्त करना चाहेंगे और अपने अधिकार स्तर को बढ़ाना चाहेंगे। जैसे ही उसने यह बात कही, आर्किन उत्साहित हो गया। ये पूरे महाद्वीप के लिए एक दावत थी। सभी के लिए ये चीजों को बदलने का एक दुर्लभ अवसर था। इसलिए मेरी एक विनम्र राय है, अपनी प्रतिभा के साथ आप पहले अपनी किस्मत आजमाने के लिए पवित्र भूमि पर जा सकते हैं। शायद अंत में भाग्यशाली आप ही होंगे। ओह हाँ, पवित्र भूमि वास्तव में देव सम्राट के महल के बगल में है। आर्किन अचानक अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। फिर चू फैंग को पूछने का मौका दिए बिना वह मुड़ा और अपने आदमियों के साथ चला गया। इससे चू फैंग दंग रह गया। क्या बकवास है? वह तो ऐसे ही जा रहा था। क्या कोई अन्य योजना नहीं थी? क्या वह सचमुच इतना दयालु था कि बिना कुछ पूछे उसे ये रहस्य बता दिया? देव सम्राट का महल, आदेश समारोह, पवित्र भूमि। हालांकि भविष्य में उसे पता चल सकता है, फिर भी इसमें कुछ समय लगेगा। अब सब कुछ काम कर रहा था। वह समझ ही नहीं पाया कि आर्किन क्या करना चाहता था। चू फैंग उलझन में था और आर्किन के बगल में खड़े कुछ लोग भी बेहद हैरान थे। उनके शिष्य नगर स्वामी यू मिंग बोलने से खुद को रोक नहीं सके। मास्टर जी, उन लोगों ने अभी अभी हमें भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? देव महाद्वीप में जन्मे और पले बड़े होने के कारण नगर स्वामी यू मिंग स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसका स्वामी सच कह रहा था। हालांकि यह जानकारी कीमती नहीं थी, लेकिन इसे आमतौर पर केवल दिव्य भगवान विशेषज्ञों के बीच ही प्रसारित किया जाता था। इसे प्राप्त करना आसान नहीं था। लेकिन क्यों? नगर स्वामी आप मिंग समझ नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि आर्किन ने अपने आसपास के लोगों की उलझन को समझ लिया था और वह अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। क्या आपने कहावत सुनी है कि जब पानी साफ होता है तो मछलियां नहीं होती? हमारे जैसे छोटे लोगों को केवल मुश्किल हालात में ही मछली पकड़ने का मौका मिलता है। आर्किन अचानक अपने आप पर हंसा, मानो उसने कुछ सोचा हो। कुछ लोगों की नजर में भले ही हम ईश्वरीय भगवान स्तर के विशेषज्ञ हों, भले ही हम कुलीन परिवार हो, तो क्या वे हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन वे हमें नियंत्रित भी करते हैं। एक सामान्य वाक्य हमें तुरंत हर चीज से वंचित कर सकता है। हम उनके द्वारा पाले गए कुत्तों की तरह हैं। जब उन्हें हमारी जरूरत होती है तो वे हम पर कुछ हड्डियां फेंकते हैं और हमें आभारी बनाते हैं। हम अपनी दुम हिलाते हैं और दया की भीख मांगते हैं। जब कोई जरूरत नहीं होती तो वे हमारी सुरक्षा के लिए हमें रस्सियों से बांधते रहते हैं। लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि कोई भी कुत्ता बनना पसंद नहीं करता। आर्किन मुस्कुराया, उसकी भौहों के बीच एक रहस्यमय शांति दिखाई दी। इसलिए वे हमें सच्चा अवसर नहीं देंगे। हम इसके लिए केवल स्वयं ही लड़ सकते हैं। महान युग आ रहा है। यह उनका मौका है। इसी तरह ये हमारा भी है। अराजकता। दुनिया को अराजकता में रहने दो। पवित्र भूमि, मानव और दानव आत्मा जातियां, बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले आगंतुक। जितने ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे उतना ही बेहतर होगा। परिस्थिति जितनी जटिल होगी उतना ही बेहतर होगा। विवाद जितना तीव्र होगा उतना ही बेहतर होगा। तभी हम उनकी नजरों में ज्यादा मूल्यवान हो जाएंगे। तभी हम आग की लपटों से पुनर्जन्म ले पाएंगे। इसलिए इस दुनिया में ये जितनी अधिक अराजक होगी उतना ही बेहतर है।
यहाँ तक कि उनके जैसे बड़ी जातियों के दिव्य भगवान भी कुछ लोगों की नजर में कुछ भी नहीं थे। एक मामूली सजा उन्हें तुरंत सब कुछ से वंचित कर सकती थी। उदाहरण के लिए मानव और दानव आत्मा जातियां या शाही दरबार की पवित्र भूमि। जो सैनिक जनरल नहीं बनना चाहते थे वे अच्छे सैनिक नहीं थे। इस स्थिति में कौन चाहेगा कि उसका भाग्य दूसरों के हाथों में चला जाए। आर्किन अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वह सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से समझ गया। मैंने जानबूझकर इन आगंतुकों को पवित्र भूमि पर जाने दिया, एक अन्य विचार के साथ। शायद हम पवित्र भूमि का उपयोग उस चीज को वापस लेने के लिए कर सके जो हमने अभी खो दी है। आखिरकार चाहे वे हमें कितना भी नीचा क्यों न समझें, उन्हें सतह पर हमारी रक्षा करनी ही होगी। अन्यथा सिर्फ कामेन कबीले ही निराश नहीं होंगे। एक कुलीन परिवार कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें। आपको पता होना चाहिए कि इंपीरियल कोर्ट दिव्य महाद्वीप में 100 से ज्यादा कुलीन परिवार हैं। 100 से ज्यादा दिव्य भगवान विशेषज्ञ हैं और उनमें से कई ऐसे हैं जो मेरे कामेन कबीले के समान विचार रखते हैं। इस समय आर्किन अब ऐसा नहीं लग रहा था कि वह गिड़गिड़ा रहा था। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हर बात पर सोच विचार कर रखा हो। स्पष्टतः इन कुलीन परिवारों ने संघर्ष करना कभी नहीं छोड़ा था। कोई भी व्यक्ति जीवन भर कुत्ता बनकर रहना पसंद नहीं करता। इसके अलावा उनके जैसे दिव्य भगवान विशेषज्ञों के पास इस युग में उस शिखर तक पहुंचने का मौका था जहां अवसर हर जगह थे। इसलिए जब ऐसे विचारों वाले कई बड़े कबीले बन जाते थे तो गठबंधन आकार लेना शुरू कर देता था। बेशक इन सबका चूफैंग से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें इंपीरियल कोर्ट दिव्य महाद्वीप की आंतरिक राजनीति की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अगर तुम्हें लड़ना पसंद है तो लड़ लो, लेकिन इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ केवल 3 चीजें लेने आया हूँ। स्वर्गीय दाओ मोती का टुकड़ा, भूत राजा का लबादा और बड़ी संख्या में संसाधन। जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तो मैं पृथ्वी पर वापस आ जाऊंगा, रसातल को समतल कर दूंगा और दानव सम्राट को मार डालूंगा। जहां तक बकवास महान युग की बात है तो अभी मेरी उतनी उच्च आकांक्षा नहीं है। चूफैंग ने अपना सिर हिलाया और यू की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। कैसे? क्या तुम्हें लगता है कि वह आदमी अभी सच बोल रहा था? यू ने कंधे उचका दिए। कौन जानता है। बस एक यादृच्छिक शहर खोजे और अभी प्रक्रिया दोहराएं। तुलना करने के बाद क्या आपको समझ में नहीं आएगा? साथ ही हम कुछ अतिरिक्त पैसे भी कमा सकते हैं। चूफैंग ने सहमति में सिर हिलाया। काफी उचित। ठीक इसी प्रकार टिड्डियों के समान दिखने वाले डाकुओं का समूह रास्ते में शिकार करने के लिए तैयार हो गया। वह आगे चला गया। आधे दिन बाद चूफैंग और अन्य लोग संतुष्ट भाव के साथ धीरे धीरे एक बड़े शहर से बाहर निकले। शहर के गेट पर कुछ दिव्य भगवान विशेषज्ञ, जिनकी आंखें चोटिल थीं, शायद इसलिए क्योंकि वे पर्याप्त नींद नहीं ले पाए थे, उनकी आंखों में आंसू थे। चूफैंग और अन्य लोगों को जाते हुए देखकर वे मुस्कुराए। जब तक चूफैंग और अन्य लोग पूरी तरह से बादलों में गायब नहीं हो गए, उन्होंने एक दूसरे को देखा। हमने अंततः इन राक्षसों को दूर भेज दिया है। हम इसे आपदा से बचने के लिए धन खर्च करने के रूप में ही मानेंगे। जब वे पवित्र भूमि पर पहुंचेंगे तो कोई न कोई स्वाभाविक रूप से उनसे निपटेगा। फिर भी मेरा दिल अभी भी दुख रहा है। मेरा बेचारा दिव्य भगवान हथियार। दूसरी तरफ चूफैंग संतुष्टि में मुस्कुराया। ठीक है, अब हम मोटे तौर पर जानकारी की सटीकता की पुष्टि कर सकते हैं। वह पवित्र भूमि वास्तव में देव सम्राट के महल में तथाकथित आदेश समारोह को फिर से सक्रिय करने की तैयारी कर रही है। हालांकि ऐसा लगता है कि इस तरह के ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा संसाधनों और ऊर्जा की जरूरत होती है। सिर्फ पवित्र भूमि पर निर्भर रहना काफी नहीं है। आखिरकार जमींदारों के पास कोई अतिरिक्त भोजन नहीं है। वे सिर्फ पूरे महाद्वीप की शक्ति ही जुटा सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये समस्या हो जाएगी कि कौन कितना भुगतान करेगा। कोई भी मूर्ख नहीं बनना चाहता। इसलिए एक तरीका तय किया गया, 10,000 दौड़ युवा टूर्नामेंट। विभिन्न जातियों के युवाओं की रैंकिंग ये निर्धारित करेगी कि वे कितने संसाधनों का भुगतान करेंगे। रैंकिंग जितनी अधिक होगी, उन्हें उतना ही कम भुगतान करना होगा। बेशक निष्पक्षता के लिए पवित्र भूमि के प्रतिभाशाली लोग मानव और दानव आत्मा जातियों के प्रतिभाशाली लोगों के साथ एक समूह में होंगे और अन्य कुलीन परिवारों के प्रतिभाशाली लोग दूसरे समूह में होंगे। उस स्थिति में हर कोई अनिच्छा से इसे स्वीकार कर सकता है। मैंने अभी सुना है कि मानव आत्मा जाति को नुकसान उठाना पड़ा है। वे इन सभी वर्षों में लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। ये निश्चित रूप से इस मानव आत्मा जाति से संबंधित है।
पुरानी पीढ़ी की तुलना पवित्र भूमि और दानव आत्मा दौड़ से नहीं की जा सकती। नई पीढ़ी में प्रतिभा की कमी है और अक्सर 10,000 दौड़ प्रतियोगिता में सबसे नीचे होती है। उनके पास बड़ी मात्रा में संसाधनों का भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। संसाधनों के बिना मानव आत्मा जाति नई पीढ़ी का पोषण नहीं कर सकती। उन्हें देव सम्राट के महल में कोई महान अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। इस तरह वे गरीबी और कमजोरी जमा करते हैं, जिससे प्रत्येक पीढ़ी पिछली पीढ़ी से कमजोर होती है। इंपीरियल कोर्ट के 10 राजा स्तरीय जनजातियों में मानव आत्मा जाति के लिए केवल 3 सीटें बची हैं। इससे ये देखा जा सकता है। अभी अभी प्राप्त जानकारी को याद करते हुए चू फैंग ने अवाक होकर अपने होठों को सिकोड़ लिया। क्या मानव आत्मा जाति के पास बस इतना ही है? जुन फेग हमेशा बहुत घमंडी रहता है। वह इस और उस चीज को नीची नजर से देखता है। तो क्या मानव आत्मा जाति नष्ट होने वाली है? यू ने कंधे उचका दिए। ठीक है, भूखा ऊंट घोड़े से भी बड़ा होता है। मुझे लगता है कि अगर हम इसमें शामिल होना चाहते हैं तो हमें शायद मानव आत्मा जाति की शक्ति उधार लेनी होगी। अन्यथा यदि आप संसाधन उपलब्ध नहीं कराते हैं तो वे आपको देव सम्राट के महल में भी प्रवेश नहीं करने देंगे। चू फैंग ने उदासीनता से सिर हिलाया। छोड़ो इसे, चूंकि हम अभी भी खून के रिश्ते से जुड़े हैं, इसलिए अगर हो सका तो मैं मदद करूंगा। जैसे ही उसने यह बात कही, चू फैंग ने निराशा में एक हल्की चीख निकाली। अरे, ये लोग क्या कर रहे हैं? वे पूर्वज के संरक्षण में हैं, लेकिन वे वास्तव में राक्षस शावकों के एक समूह द्वारा दबाए गए हैं। वे वास्तव में मानव जाति को शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि पृथ्वी पर मनुष्यों के पास ऐसा आधार होता तो रसातल बहुत पहले ही समतल हो गया होता। हालांकि वह शाप दे रहा था, फिर भी कोई बात नहीं, मानव आत्मा जाति अभी भी प्राचीन मानव जाति की एक शक्ति थी। शायद भविष्य में वे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने में मानव जाति की मुख्य शक्तियों में से एक होंगे। अगर यह सुविधाजनक था तो चू फैंग को उनकी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं थी। ठीक है, चलो पहले ह्यूमन स्पिरिट रेस में जाकर देखते हैं। मैंने सुना है कि ह्यूमन स्पिरिट रेस के 3 परिवार, अर्थात जुन परिवार, म्यू परिवार और जी परिवार, सभी पूर्व में हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या जुनफेग और अन्य वापस आ गए हैं। चू फैंग ने दिशा पहचान ली। इस समय वह निश्चित नहीं थे कि लोगों का वह समूह अपने परिवारों के पास लौट आया है या नहीं। आखिरकार चू फैंग और अन्य लोगों को उस लापरवाह बूढ़े आदमी ने बाहर भेज दिया था। जहां तक जुन फैंग और अन्य लोगों का प्रश्न है, उन्हें धीरे धीरे प्रारंभिक भूमि से बाहर निकलना था। यात्रा में कुछ दिन लगेंगे। किसे परवाह है? चलो पहले जाकर देखते हैं और स्थिति के अनुसार काम करते हैं। चू फैंग को अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। अपनी शक्तिशाली ताकत के कारण उसे अपने शब्दों पर अधिक विश्वास था। 2 बड़े कुलीन परिवारों को लूटने के बाद उसने बहुत सारे संसाधन प्राप्त किए थे। उन्हें कम से कम सैकड़ों लून कानून की शक्ति में बदला जा सकता था। ये संरक्षक सूक्ष्म जानवरों के लिए लड़ने के लिए पर्याप्त था। जो कोई भी अमर और अविनाशी लोगों के इस समूह को देखेगा, उसका सिर दर्द करने लगेगा। चल दर, चू फैंग चिल्लाया। वह सभी को आकाश में ले गया। ये यात्रा छोटी नहीं थी। इसमें 2 से 3 दिन और लग सकते थे। इस दौरान वह स्काई स्क्रीन को चार्ज भी कर सकता था। शायद कुछ ऐसा हो जिसका वह इस्तेमाल कर सके। जिस समय चू फैंग और अन्य लोग भाग रहे थे, उसी समय दूसरी दिशा में जुन फैंग के नेतृत्व में मानव आत्मा जाति की टीम भी मैदान पर तेजी से भाग रही थी। हालांकि जुन फैंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत थी। वह अपने पास खड़े लोगों पर चिल्लाया, हमारे परिवार संकट में है। उजाड़ भूमि पर जुन फेग ने संचार पत्थर को अपने हाथ में पकड़ा और अंदर की जानकारी को महसूस किया। उसका चेहरा तुरंत बेहद बदसूरत हो गया। सब लोग, हम मुसीबत में हैं। मुझे अभी खबर मिली है कि 10,000 रेस यूथ टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। हमेशा की तरह ये 7 दिनों तक चलेगा। विभिन्न जातियों के प्रतिभाशाली खिलाड़ी तब तक मैदान में प्रतिस्पर्धा करेंगे जब तक कि एक पार्टी हार नहीं जाती और फिर लड़ने के लायक नहीं रह जाती। रैंकिंग तय की जाएगी। उसके पास खड़ी म्यू किंगलान ने असमंजस में पूछा, क्या पहले भी ऐसा ही था? क्या परेशानी है? क्या आपको चिंता है कि हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे? लेकिन पूरे 7 दिन का समय काफी है। जब जुन फैंग ने ये सुना, तब भी उसका चेहरा राख जैसा था। बेशक मुझे ये पता है, लेकिन समस्या यह है, ये केवल पहला दिन है और मानव आत्मा जाति द्वारा भेजे गए चमत्कार पहले ही पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। जब सबने ये सुना तो उनके हाव भाव एकदम बदल गए। क्या यह इतना तेज कैसे हो सकता है? म्यू किंगलान ने भौहें सिकोड़कर धीमी आवाज में पूछा।
क्या ये हो सकता है कि दानव आत्मा कबीले के अद्वितीय काले और सफेद ने अपनी गरिमा की अवहेलना की और हमला किया? अगर यह वे हैं, तो ये समझ में आता है। म्यू किंगलान बिना किसी कारण के गोली नहीं चला रही थी। सामान्यतः 10,000 दौड़ युवा टूर्नामेंट के दौरान पहले कुछ दिनों के दौरान विभिन्न दौड़ों द्वारा भेजे गए प्रतिभाशाली लोग ज्यादातर दूसरे और तीसरे स्थान के प्रतिभाशाली थे। असली शीर्ष प्रतिभाएं आमतौर पर सबसे आखिर में सामने आती थीं। वे प्रतियोगिता की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते थे। आखिरकार यह आयोजन युवा पीढ़ी के लिए बातचीत का एक दुर्लभ अवसर भी था। ये भी बहुत लाभदायक था कि उनके गुट के साधारण प्रतिभाशाली लोगों को दुनिया देखने और अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने का अवसर दिया जाए। लगभग सभी परिवार इस सहमति पर पहुंच गए थे। इसलिए जब म्यू किंगलान और अन्य लोगों ने सुना कि मार्शल आर्ट प्रतियोगिता पहले ही शुरू हो चुकी है, तो वे जल्दी में नहीं दिखे। किसी भी स्थिति में नियम ये था कि वे तब तक लड़ सकते थे जब तक कि एक पक्ष पूरी तरह नष्ट न हो जाए। जब तक उनका शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति काफी मजबूत था, वे अंतिम क्षण में दुनिया को बचाने में सक्षम होंगे। तभी म्यू किंगलान को संदेह हुआ कि दानव आत्मा जाति ने नियम तोड़े हैं। आखिरकार उनके समूह में उनका मुख्य प्रतिद्वंद्वी दानव आत्मा जाति थी। पवित्र भूमि से राक्षसों का समूह बहुत शक्तिशाली था। लगभग हर बार वे शीर्ष पर होते थे। हर किसी के पास कोई कल्पना नहीं थी। जब तक वे दानव आत्मा जाति को दबा सकते हैं, वह एक जीत होगी। हालांकि जब उसने सभी की आंखों में आशा की झलक देखी, तो जुन फैंग ने फिर भी गंभीर भाव से अपना सिर हिलाया। यह अनपैरल्ड ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। मैंने सुना है कि भाई बहन अभी अभी एक खजाने की जमीन की खोज से लौटे हैं और अभी भी अपने रास्ते पर हैं। दानव आत्मा जाति ने दूसरे या तीसरे दर्जे के प्रतिभाशाली लोगों को भी भेजा, लेकिन फिर भी हमारी मानव आत्मा जाति ने कभी भी एक भी मैच नहीं जीता है। जुन फैंग की आंखें निराशा और हताशा से भरी हुई थी और वह चिल्ला रहा था। इसका मतलब है कि मानव आत्मा जाति की युवा पीढ़ी पहले से ही दानव आत्मा जाति से पीछे रह गई है। इसके अलावा अंतर बहुत बड़ा है। कुछ लड़ाइयों में तो हमारे उम्मीदवार दूसरे दल से एक ही चाल में हार गए। इससे जो समस्या उजागर होती है, वह बहुत बड़ी है। हमारी मानव आत्मा जाति पूरी तरह से पराजित हो गई है। इस समय तक जुन फैंग की मुट्ठियां पहले से ही बंद थीं। हालांकि उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन वह ये भी समझता था कि वह, जो मानव आत्मा जाति के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि वह निश्चित रूप से भाई बहनों अद्वितीय काले और सफेद को हरा सकता है। हे वो बाइशुंग, वे अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग भी थे जो हजारों वर्षों में दानव आत्मा जाति में शायद ही कभी देखे गए थे। और वे सगे भाई बहन थे। महान युग में अनगिनत प्रतिभाएं पैदा हुई। जुन फैंग ने भाई बहनों के साथ एक से अधिक बार लड़ाई की थी। दोनों पक्षों की अपनी अपनी जीत और हार थी। उसने सुना कि भाई बहन खतरे से वापस आ गए हैं और उनकी ताकत फिर से बढ़ गई है। उसे नहीं पता था कि वे किस स्तर पर पहुंच गए थे। बेशक अगर यह सब था, तो जुनफेंग को डर नहीं था। उसकी ताकत भी उसके लौटने के बाद काफी बढ़ गई थी। उन्हें तो लड़ाई के बाद ही पता चलेगा कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर। हालांकि इस समय कबीले से समाचार सुनने के बाद जुन फैंग को शक्तिहीनता की एक अकथनीय भावना महसूस हुई। वह अकेले विशाल मानव आत्मा जाति का समर्थन कैसे कर सकता था? वे पूरी तरह से पराजित हो गए। प्रथम श्रेणी को कोई लाभ नहीं हुआ, तथा दूसरी और तीसरी श्रेणी को अभी भी पराजित होना पड़ा। मानव आत्मा जाति का भविष्य कैसे हो सकता है? एक पल के लिए, चाहे वह जून परिवार के बुजुर्ग हो, म्यू परिवार हो, या म्यू किंगलान और अन्य कनिष्ठ हो, वे सभी चुप हो गए। उनके हृदय दुख से भर गए। इस समय अचानक जुन फैंग के हाथ में संचार पत्थर फिर से चमक उठा। धीरे धीरे एक संदेश प्रकट हुआ। ताजा खबर। शुद्ध मानव रक्त वाले बाहरी लोगों का एक समूह अचानक मानव आत्मा जाति के पास आया और कहा कि वे मानव आत्मा जाति के लिए लड़ना चाहते हैं। कुल के बुजुर्गों ने पहले ही दूसरे पक्ष की ताकत की जांच कर ली है। वे वास्तव में काफी राक्षसी हैं। वे सभी असाधारण रूप से शक्तिशाली हैं। वे हमारे कबीले द्वारा कड़ी मेहनत से तैयार की गई प्रतिभाओं से कमतर नहीं हैं। वास्तव में वे उनसे भी बेहतर हैं। समूह का नेता एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसके पास काले और सफेद भाई बहनों से लड़ने का मौका है। यह मानव आत्मा जाति का भाग्य है। ऐसी ताकत के साथ मानव आत्मा जाति को इस युवा टूर्नामेंट में आशा है। इसकी कीमत केवल कबीले में जमा हुए हजारों स्वर्गीय दावमोती के टुकड़े हैं। यह इसके लायक है। बेशक मुझे अब भी उम्मीद है कि जुन फैंग और अन्य लोग आपात स्थिति में जल्द से जल्द वापस आ सकेंगे।
ये संदेश देखकर सभी लोग दंग रह गए। शुद्ध रक्त वाले मनुष्य, असाधारण रूप से शक्तिशाली, इसके अलावा बाह्य अंतरिक्ष से आए मेहमान। अचानक म्यू किंगलान को कुछ याद आया और उसने उत्साह से कहा, क्या ये चू फैंग और अन्य लोग हो सकते हैं? इसके अलावा वह वास्तव में किसी अन्य संभावना के बारे में नहीं सोच सकती थी। जुन फैंग ने सोच समझकर सिर हिलाया। मुझे डर है कि यही एकमात्र संभावना है। हालांकि जुन फैंग को इस बात पर हैरानी थी कि क्या वे लोग स्टार्टिंग ग्राउंड में नहीं रुके थे। वे अचानक उनके आगे क्यों दौड़ पड़े? अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि यह आदमी फिर से सुर्खियां बटोरने जा रहा है। जुन फैंग ने अपने होंठ दबा लिए। सच कहूं तो जुन फैंग को चू फैंग पसंद नहीं था, और कोई कारण नहीं था। यह आदमी बहुत चमकीला था। दूसरे पक्ष के सामने उसकी सारी शान फीकी पड़ गई। तथाकथित नंबर 1 जीनियस एक मजाक की तरह लग रहा था। हालांकि जुन फैंग को यह स्वीकार करना पड़ा कि यदि चू फैंग वास्तव में मानव आत्मा जाति की मदद करने के लिए तैयार था, तो यह वास्तव में मानव आत्मा जाति के लिए एक मौका था। इसे भूल जाओ, चलो अब इसके बारे में नहीं सोचते। चलो अपने रास्ते पर चलते हैं। हम जितनी जल्दी हो सके पवित्र भूमि की ओर भागेंगे। जुन फैंग के आदेश के साथ सभी लोग अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। लेकिन शायद सभी को आश्चर्य होगा, उस समय ऐसा लग रहा था कि चू फैंग और अन्य लोग अभी भी अपने रास्ते पर ही हैं। यद्यपि वे जुन फैंग और अन्य लोगों की तुलना में बहुत तेज थे, लेकिन वे देरी से पहुंचे क्योंकि वे अतिरिक्त पैसा कमा रहे थे। वे पवित्र भूमि तक पहुंचने से अभी भी कुछ दूरी पर थे। लोगों का समूह प्रकाश की धाराओं की तरह आकाश में तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके नीचे विशाल भूमि पलक झपकते ही गायब हो गई। कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से चू फैंग को लगातार शिकायत करते हुए सुन सकता था, क्या बकवास है शाही राजवंश की पवित्र भूमि। वे तो ये भी नहीं जानते कि लंबी दूरी का टेलीपोर्टेशन गेट कैसे बनाया जाता है। हमें बहुत कठिन यात्रा करनी पड़ती है। हेवनली बुक अकेडमी को देखो, वे तीसरी दुनिया का इतना अच्छा प्रबंधन करते हैं कि हम एक पल में पूरे महाद्वीप की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पहले सड़कें बनानी होंगी। क्या आपको ये सरल तर्क समझ में नहीं आता? क्या बकवास है पवित्र भूमि। उफ, यदि मैंने यह न सुना होता कि मानव आत्मा जाति के संग्रह में स्वर्गीय दाव मोती के टुकड़े कम संख्या में नहीं है, तो मुझे ये कष्ट न सहना पड़ता। चू फैंग ऊकर बुदबुदाया, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था। किसी ने पहले ही उनसे आगे बढ़कर मानव आत्मा जाति का विश्वास प्राप्त कर लिया था। स्वर्गीय दाव मोती के टुकड़े, जिनके बारे में वह सोच रहा था, जल्द ही किसी और के हो सकते हैं। असली और नकली बंदर राजा की साजिश चल रही थी। पलक झपकते ही समय बीत गया। 2 दिन के लिए चू फैंग और अन्य लोग एक पल के लिए भी नहीं रुके। वे विशाल शाही दरबार दिव्य महाद्वीप के ऊपर से उड़े। दूर से ही उसे एक विशाल पर्वत दिखाई दे रहा था। पवित्र प्रकाश आकाश में फैल रहा था। वह समृद्ध आकाशीय शक्ति जो व्यक्ति के हृदय को तरोताजा कर देती थी, ऐसे प्रवाहित हुई मानो वह मुक्त हो। वे लगभग पवित्र भूमि के दिव्य पर्वत पर पहुंच चुके थे। जैसे ही वह करीब पहुंचा, चू फैंग ने इसे स्पष्ट रूप से देख लिया। ऐसा लग रहा था मानो किसी महारथी ने संपूर्ण दिव्य पर्वत को 2 टुकड़ों में काट दिया हो। विशाल क्रॉस सेक्शन पर जमीन से अनगिनत राजसी इमारतें उभरी हुई थीं। वहां सुनहरी ईंटें और हरी टाइलें थीं। वे शानदार थे और आकाश में एक विशाल शहर की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये पवित्र भूमि निश्चित रूप से जानती है कि जीवन का आनंद कैसे लिया जाए। जिस स्थान पर वे रहते हैं वह वास्तव में बुरा नहीं है। चू फैंग ने बुदबुदाया। यू ने सहमति में सिर हिलाया। इसके अलावा वे काफी रहस्यमय हैं। पिछले कुछ दिनों में हमें पवित्र भूमि के बारे में ज्यादा उपयोगी जानकारी नहीं मिली है। 8 राजाओं की बैठक, गुरु भगवान के अवतार, ... हमें सावधान रहना होगा। चू फैंग ने अपने होंठ दबा लिए। कौन परवाह करता है? जो भी हमारे सामने आएगा हम उससे निपट लेंगे। चूंकि हम पहले से ही यहाँ हैं, इसलिए हमें पहले अंदर जाकर देखना होगा। ऐसा कहने के बाद चू फैंग ने यू के जवाब का इंतजार नहीं किया और आकाश में शहर की ओर दौड़ पड़ा। वे आकाश में स्थित शहर के और करीब पहुंच रहे थे। उसने अचानक अपना सिर उठाया और एक विशाल पत्थर की पट्टिका देखी जो दसियों हजार मीटर लंबी और चौड़ी थी। उस पर 4 सुनहरे शब्द लिखे थे, शाही दरबार पवित्र शहर। इसकी आभा अतुलनीय रूप से भयावह थी। नीचे अनगिनत आकृतियां आगे पीछे घूम रही थीं। उनके चारों ओर की आभा अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। स्पष्ट रूप से वे सभी ताकतें थीं जो 10,000 दौड़ युवा टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए दौड़ी थीं।
इनमें विभिन्न जातियों के गौरवशाली प्रतिभाशाली लोग, साथ ही शांत और संयमित विशेषज्ञ भी शामिल थे। चू फेंग और अन्य लोग भीड़ का पीछा करते हुए पवित्र शहर में उड़ गए। जैसे ही वह अंदर गया, उसे आकाश में नगाड़ों की ध्वनि गूंजती सुनाई दी। आवाज गड़गड़ाहट जैसी, बहरा कर देने वाली थी। चू फेंग ने ऊपर देखा। उसके सामने एक विशाल मार्शल आर्ट अखाड़ा था। अखाड़े में एक पुरुष और एक महिला अपनी जान जोखिम में डालकर अंतहीन लड़ाई कर रहे थे। वे दोनों युवा थे, लेकिन उनकी आभा कमजोर नहीं थी। वे कम से कम महान देवता तो थे। हर कदम अतुलनीय रूप से गहरा था। जब भी दोनों पक्ष जोरदार मुकाबला करते तो आसपास के दर्शक जयकारे लगाते। चू फेंग ने जब ऊपर देखा तो पाया कि उसके सामने वास्तव में सैकड़ों मार्शल आर्ट अखाड़े थे। अनगिनत आदर्श पागलों की तरह लड़ रहे थे। चू फेंग ने भौं उठाई। क्या ये तथाकथित युवा टूर्नामेंट है? क्या ये बहुत अनौपचारिक नहीं है? यू ने उदासीनता से कहा। इसे मूल रूप से पवित्र भूमि द्वारा विभिन्न जातियों की जिम्मेदारियों को विभाजित करने के लिए बनाया गया था। इसमें आना स्वाभाविक रूप से सुविधाजनक है। हमारे सामने जो लोग हैं, वे कुलीन परिवारों के प्रत्यक्ष वंशज होने चाहिए। ऐसे हजारों लोग हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम अगले साल उन्हें रैंक नहीं दे पाएंगे। चू फेंग ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, अचानक उसके सामने मैदान से एक विस्फोटक ध्वनि आई। युवक ने झूठा हमला किया और महिला की चाल में खामी का फायदा उठाकर एक ही बार में युवती को अखाड़े से बाहर फेंक दिया। एक पल में ही विजेता का फैसला हो गया। इसी समय पवित्र भूमि से आया एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जो रेफरी जैसा दिख रहा था, ने धीमी आवाज में घोषणा की। क्रिम्सन थंडर क्लैन के लिए होम जीते। 3 अंक जोड़े गए। मंच पर युवक ने थोड़ा झुककर आभार व्यक्त किया। फिर वह उत्साह से उछलकर मैदान से बाहर चला गया और अपने साथियों के साथ जश्न मनाने चला गया। दूसरी ओर उसके सामने बैठी युवती आक्रोशित भाव के साथ दूसरे क्षेत्र में चली गई, मानो वह अपनी हार की सारी कुंठा बाहर निकालना चाहती हो। संपूर्ण प्रतियोगिता प्रक्रिया सरल एवं सीधी थी। वे जोड़ियों में लड़ते थे। जीतने वाले को अंक मिलते थे और हारने वाला फिर से लड़ता था, जब तक कि प्रतिभागी बहुत अधिक घायल न हो जाए और दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु न हो जाए और वह दोबारा लड़ने के लिए तैयार न हो। किसी भी स्थिति में 7 दिनों में अधिक से अधिक लोगों से लड़ने की क्षमता आपकी थी। हालांकि अगर कोई दुर्भाग्यवश गंभीर रूप से घायल हो जाए और लड़ने में असमर्थ हो जाए, तो वह इसे केवल स्वयं ही सहन कर सकता है। अंततः विभिन्न दौड़ों के कुल अंकों के अनुसार रैंकिंग को विभाजित किया गया। शायद इसमें कई खामियां थीं, लेकिन समय सीमित था, इसलिए पवित्र भूमि ही ऐसा कर सकती थी। ये दुनिया निष्पक्ष पैदा नहीं हुई है। यदि कोई इसे बदल नहीं सकता तो केवल अनुकूलन ही कर सकता है। चू फेंग को तुरंत ही इसमें दिलचस्पी हो गई। ये काफी दिलचस्प लग रहा था। हालांकि उसके सामने खड़े ये छोटे बच्चे वास्तव में बहुत कमजोर थे। एक महान ईश्वर वास्तव में चू फेंग की नजर में एक चींटी से अलग नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि मानव आत्मा जाति, दानव आत्मा जाति और पवित्र भूमि का युद्ध क्षेत्र कहाँ है? चू फेंग ने धीरे से कहा। इसी समय अचानक भीड़ में से एक उत्साहित आवाज आई। सभी लोग जल्दी करें और एरेना A1 में जाएं। वह रहस्यमयी अलौकिक अतिथि पुनः मानव आत्मा जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसके अलावा मैंने सुना है कि इस बार उसका प्रतिद्वंद्वी वास्तव में बेजोड़ ब्लैक एंड व्हाइट में से एक है जो अभी अभी लौटा है, बैशुंग। ये राक्षसी एक अद्वितीय प्रतिभा है जो दानव आत्मा जाति में केवल 1000 साल में एक बार दिखाई देती है। हालांकि वह अपने भाई के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन मैंने सुना है कि उसने आधे साल पहले एक दिव्य भगवान विशेषज्ञ को मार डाला था। और अंतरिक्ष से आया वह रहस्यमयी मेहमान भी कोई आसान इंसान नहीं है। वह कुछ दिन पहले अचानक आसमान से उतरते किसी दिव्य हथियार की तरह प्रकट हुआ था। एक शुद्ध रक्त वाले मानव के रूप में उसने एक दिन में दानव आत्मा जाति के सभी विलक्षण लोगों को हरा दिया। और शुरू से लेकर आखिर तक उसने सिर्फ एक ही चाल चली। कोई भी उसे दूसरी चाल चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। यहां तक कि कूलिंग, जिसे दानव आत्मा जाति के तीसरे नंबर के चमत्कार के रूप में जाना जाता है और जिसके पास प्रारंभिक चरण के दिव्य भगवान की ताकत है, वह भी एक चाल में उससे हार गया। अगर वह भागने की क्षमता नहीं रखता तो वह मौके पर ही मर जाता। कितना भयानक! भले ही यह सिर्फ उसकी अब तक प्रदर्शित की गई ताकत है, वह पहले से ही मानव आत्मा जाति के नंबर 1 प्रतिभाशाली जुन फेंग से कमतर नहीं है। ये भी इस व्यक्ति की उपस्थिति के कारण है कि मानव आत्मा जाति अंततः अपना सिर ऊंचा रख सकती है। ये कहा जा सकता है कि वे सुर्खियों में हैं।
ऐसा कहा जाता है कि मानव आत्मा जाति द्वारा चुकाई गई कीमत केवल कुछ बेकार टुकड़े हैं। उन्हें स्वर्गीय दाव मोती के टुकड़े कहा जाता है। वे ब्रह्मांड में अवसर के स्थान से संबंधित प्रतीत होते हैं। लेकिन हमारे पास इंपीरियल कोर्ट दिव्य महाद्वीप पर पहले से ही पर्याप्त अवसर है। एक ईश्वर सम्राट का महल हमारे लिए हमारे बाकी जीवन का आनंद लेने के लिए पर्याप्त है। हमारे पास ब्रह्मांड में अवसरों की परवाह करने की ऊर्जा कैसे हो सकती है? किसी भी मामले में मानव आत्मा जाति ने इस बार सोना पा लिया है। एक मजबूत सहायक के साथ वास्तव में दानव आत्मा जाति को उनके पैरों के नीचे रौंदने का मौका हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि दानव आत्मा जाति के पास कोई मौका नहीं है। ये दो बेमिसाल प्रतिभाशाली लोग, बेजोड़ काले और सफेद, कोई साधारण लोग नहीं है। वे इस बार आक्रामक तरीके से वापस आए। ये स्पष्ट है कि वे बदला लेने के लिए यहां आए हैं। यह अभी भी अज्ञात है कि कौन जीतेगा। हालांकि चाहे जो भी हो, ये लड़ाई निश्चित रूप से सदी की लड़ाई होगी। भीड़ में उत्साहपूर्वक चर्चा हो रही थी। उनके चेहरे उत्साह से भरे हुए थे। इस स्तर की लड़ाई दुर्लभ थी। जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे जाकर एक अच्छी सीट लेनी है। एक क्षण के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। अनगिनत लोग पहले ही पवित्र शहर की गहराइयों में उमड़ पड़े थे। इस दृश्य ने चू फैंग को उलझन में डाल दिया। वह क्या है? मैं अधिकाधिक उलझन में क्यों महसूस कर रहा हूं? अद्वितीय काले और सफेद विदेशी मेहमान। मानव आत्मा जाति को पहले से ही बाहरी मदद मिल गई है। अरे, क्या ऐसा हो सकता है कि वे यहां व्यापार छीनने आए हैं? चू फैंग के मुंह के कोने फड़क उठे। उसके पास यू ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। मुझे लगता है कि मैंने अभी किसी को ये कहते हुए सुना है कि बाह्य अंतरिक्ष से आए मेहमान शुद्ध रक्त वाले इंसान हैं। लेकिन पृथ्वीवासियों के अलावा शुद्ध रक्त वाले मनुष्यों का केवल एक ही समूह बचा हुआ प्रतीत होता है ना? चू फैंग ने भौं उठाई, मानो उसने कुछ सोचा हो। तुम्हारा मतलब है मानव शाही महल के गद्दार? अगर आपने इसका जिक्र नहीं किया होता तो मैं लगभग भूल ही गया था। ऐसा लगता है कि हुआनपू यू वाकई बहुत पहले ही स्टार्टिंग ग्राउंड से भाग गया था। क्या ये वह हो सकता है? तस्क तस्क, सनकरी सड़क पर दुश्मनों का मिलना तय है। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही उसे लगता कि उसका अनुमान सही हो सकता है। चू फैंग ने अचानक गुस्से से कहा, अरे, क्या हुआनपू यू ने यहां तक पहुंचने के लिए एक इंसान के रूप में अपनी स्थिति का इस्तेमाल किया? मानव आत्मा जाति के उन मूर्खों ने वास्तव में उस पर दांव लगाने की हिम्मत की। बगल में यू ने उसे निर्दयतापूर्वक उजागर किया। ठीक है, क्या आप भी मानव आत्मा जाति के स्वर्गीय दाव मोती के टुकड़े प्राप्त करने के इरादे से नहीं आए थे? तुम उससे कुछ बेहतर नहीं हो। बात बस इतनी है कि तुम उससे एक कदम पीछे हो। क्या तुम नाराज हो? चू फैंग ने असंतुष्ट होकर ठंडी सांस ली। वह अभी भी आश्वस्त था। मैं अलग हूं। वह हुआनपू यू एक मानव गद्दार का वंशज है। उसके साथ काम करने वाली मानव आत्मा जाति एक बाघ से उसकी खाल मांगने के बराबर है। वे अपने पूर्वजों को भूल गए हैं। असुविधा के लिए खेद है। बहुत बहुत धन्यवाद। यू इस आदमी पर अपनी सांस बर्बाद करने की जहमत नहीं उठा सकता था। इस आदमी में हमेशा ऐसी चीजों का सही वर्णन करने की क्षमता थी जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती थी और खुद को फायदा पहुंचाती थी। ये देखकर कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, चू फैंग ने बुरा नहीं माना और सीधे कहा, चलो और मस्ती में शामिल हो जाओ। अगर यह वास्तव में हुआनपू यू है, तस्क तस्क, अगर मैं उसके लिए इस मामले को बर्बाद नहीं करता, तो मेरा उपनाम चू नहीं होगा। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। वे भीड़ के पीछे पीछे आगे बढ़े। चू फैंग और अन्य लोगों ने तो जानबूझकर अपनी आभा भी छिपा ली थी। यदि वह व्यक्ति वास्तव में हुआनपू यू था, तो कम से कम वे उसे एक नजर में नहीं देख सकते थे। गुप्त रूप से परेशानी पैदा करना अधिक सुविधाजनक था। जल्द ही चू फैंग और अन्य लोग तथाकथित एरेना A1 में पहुंच गए। शहर के बीचों बीच 100 मीटर ऊंचा मंच था जो अतुलनीय रूप से चौड़ा था। आभा के मामले में ही उसने अनगिनत छोटे छोटे अखाड़ों को कुचल दिया था। इस समय मैदान का वातावरण पहले से ही शो देखने के लिए उमड़े लोगों से भरा हुआ था। हालांकि उन्होंने दोनों आदर्शों को नहीं देखा। आखिरकार प्रतिभाओं को अपना महत्व दिखाने के लिए अंतिम चरण में होना ही था। अब सभी को आश्चर्य नहीं हुआ। यहां तक कि कुछ लोग तो परिणाम पर दांव लगाने लगे। एक क्षण के लिए दृश्य अत्यंत जीवंत हो गया। और इस समय चू फैंग और अन्य लोगों ने पहले से ही अपनी शक्तिशाली ताकत का उपयोग करके गुप्त रूप से एक उत्कृष्ट स्थान पर कब्जा कर लिया था। वे आसानी से पूरी स्थिति को नजरअंदाज कर सकते थे और अखाड़े में मार्शल कलाकारों की नजर में भी आसानी से नहीं आते थे। जैसे ही चू फैंग अपने स्वाद से बहुत संतुष्ट था, उसके पीछे अचानक एक आदेश आया।
तुम सब लोग किनारे चले जाओ, मेरे झेन्यू कबीले को ये जगह बहुत पसंद आई है। चू फैंग ने देखा। उसने कढ़ाईदार कपड़े पहने युवाओं के एक समूह को नाक ऊंची करके उसकी ओर देखते हुए देखा। नेता ने नीले रंग का लबादा पहना हुआ था। उसके चेहरे पर अहंकार था और उसकी शक्तिशाली आभा लगातार चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह पहले ही ईश्वरीय प्रभु के दायरे में आधा कदम आगे बढ़ चुका था। इतनी कम उम्र में इतनी ताकत हासिल करना सचमुच आसान नहीं था। बस म्यू किंगलान को ही देख लीजिए। वह मानव आत्मा जाति में शीर्ष 5 प्रतिभाशाली लोगों में से एक थी, लेकिन उसने हाल ही में दिव्य भगवान के दायरे की दहलीज को छुआ था। यह अज्ञात था कि इसे वास्तव में पार करने में कितना समय लगेगा। इसलिए उसके सामने खड़े नीले वस्त्रधारी युवक को प्रतिभाशाली कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। हालांकि लंबे समय तक इंतजार करने के बाद चू फैंग और अन्य लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। नीली पोशाक पहने युवक के बगल में बैठा नौकर लगातार बोलता रहा और अहंकारपूर्वक चिल्लाता रहा। बच्चे, मैं अभी तुमसे बात कर रहा था। क्या तुम बहरे हो? सामान्य महान देवताओं का एक समूह निश्चित रूप से जानता है कि किसी स्थान को कैसे खोजना है। झेन्यू कबीला इस जगह को चाहता है। जल्दी करो और चले जाओ। मुझे तीसरी बार यह कहने के लिए मजबूर मत करो। तभी चू फैंग को होश आया और उसने अपने सामने खड़ी भीड़ का जायजा लिया। झेन्यू कबीला। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उनके बारे में पहले भी सुना हो। सैकड़ों कुलीन परिवारों के बीच शीर्ष 3 में स्थान पाना ही पर्याप्त था। कबीले में कई विशेषज्ञ थे। शायद ये पहले से ही इंपीरियल कोर्ट दिव्य महाद्वीप में एक शीर्ष गुट था जो पवित्र भूमि और मानव और दानव आत्मा जातियों के बाद दूसरे स्थान पर था। उनकी ताकत को निश्चित रूप से कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। एक युवा को आधे कदम के दिव्य भगवान के स्तर पर पोषित करना असंभव नहीं था। हालांकि आदमी ने उसे इतनी आसानी से क्यों उकसाया? चू फैंग असहाय महसूस कर रहा था। उन्होंने वास्तव में इन तथाकथित कुलीन परिवारों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। तो क्या हुआ अगर वे शीर्ष 3 में थे? जब तक किले पर कोई उच्च स्तरीय दिव्य प्रभु का कब्जा नहीं था, तब तक एक पूरी जाति को नष्ट करना बहुत कठिन नहीं लगता था, है ना? ये बताने की आवश्यकता नहीं कि वे केवल दूसरी पीढ़ी के युवा उत्तराधिकारी थे। हालांकि समस्या ये थी कि एक बार इन लोगों के साथ संघर्ष शुरू हो जाने पर ध्यान आकर्षित न करना मुश्किल हो जाता। चू फैंग जैसे ही हिचकिचा रहा था, एक नौकर ने अपना धैर्य पूरी तरह खो दिया। जैसे ही उसने शाप दिया, वह आगे बढ़ा और चू फैंग और बाकी लोगों को बाहर फेंकने की योजना बनाई। यू ने चंचलता से मुस्कुराया। जब तक चू फैंग ने सिर हिलाया, वह तुरंत अपने सामने खड़े इन लोगों के सिर उड़ा सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे महान ईश्वर थे या अर्धचरणीय दिव्य भगवान। इसी समय अचानक एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। मोयू, तुम अपने मातहतों को फिर से दूसरों को धमकाने की अनुमति दे रहे हो। तुम वास्तव में अपने झेन्यू कबीले को शर्मिंदा कर रहे हो। अन्य लोग आपके झेन्यू कबीले से डर सकते हैं, लेकिन मैं, वो शांत नहीं। दोस्तों, डरो मत, बस वहीं खड़े रहो और देखो। मैं देखना चाहता हूं कि वह तुम्हारे साथ क्या करने की हिम्मत करता है। ये स्त्री स्वर सुनकर नीली पोशाक पहने युवक, जो अब तक भावशून्य था, अपनी भौहें सिकुड़े बिना न रह सका। आखिर ये लड़की ही क्यों थी जो एक शूरवीर महिला का पुनर्जन्म होने का दावा करती थी और हर जगह न्याय कायम रखने की कोशिश करती थी। वो परिवार की छोटी राजकुमारी, वो शान। उनका सिद्धांत, अगर आपको सड़क पर अन्याय दिखे तो दहाड़े। जब हमला करने का समय हो तो हमला करें। विश्व शांति बनाए रखना उसका कर्तव्य था। वह एक सच्चे विशेषज्ञ की पूजा करती थी। वह विभिन्न कुलीन परिवारों की दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारियों के लिए दुर्स्वप्न थी। ये लड़की अपने उन दुराचारी बेटों के प्रति सचमुच निर्दयी थी, लेकिन दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। आखिरकार उसका उपनाम वू था। वो कबीला एक शीर्ष कबीला था जो झेन्यू कबीले से कमतर नहीं था। ये तो कुछ हद तक कुलीन परिवारों का सच्चा नेता भी था। कुलीन परिवारों में इसकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी, यहां तक कि मानव और दानव आत्मा जातियों ने भी उसे फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब तक उन्हें वू परिवार का समर्थन प्राप्त रहेगा, वे बड़ी संख्या में कुलीन परिवारों का समर्थन प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। 1 या 2 कुलीन परिवारों को मानव और दानव आत्माओं द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन 10, 20 या इससे भी अधिक के बारे में क्या? इसका मतलब यह था कि वहां दसियों दिव्य भगवान विशेषज्ञ मौजूद थे। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसे मानव और दानव आत्मा जातियां भी चाहती थीं। इसलिए वो परिवार की स्थिति अत्यंत विशेष थी। नीली पोशाक पहने युवक मोयू ने भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल धीरे से गाली दे सकता था।
वह सचमुच मुझे परेशान कर रही है। हालांकि वह मुस्कुराया। अब दूसरे पक्ष से झगड़ा करने का समय नहीं था। मो यू केवल हार स्वीकार कर सकता था। उन्होंने तुरंत कहा, उदारतापूर्वक, मुझे लगता है कि मिस शानशान ने गलतफहमी जताई है। मैं सिर्फ इस छोटे भाई के साथ सीटों की अदला बदली के बारे में बात कर रहा था। चूंकि छोटा भाई इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उसे मजबूर नहीं करूंगा। चलो चलें। इतना कहकर वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ा और चला गया। ये स्पष्ट था कि इस लड़की ने पहले भी उसे प्रताड़ित किया था। हालांकि जाने से पहले उसने चू फेंग पर एक नजर डाली और ठंडी सांस ली। शायद उसने पहले से ही योजना बनाना शुरू कर दिया था कि इस आदमी से कैसे निपटना है जिसने उसे शर्मिंदा किया था। यदि वह वू शानशान के साथ कुछ नहीं कर सका, तो वह आप जैसे किसी भी व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार नहीं कर सकता। झेन्यू कबीले के चले जाने के बाद वू शानशान के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। बुरे लोगों को भगा दिया गया था। वू शानशान को लगा कि उसने एक और नेक काम किया है। क्या उसके सामने खड़े ये पीड़ित इतने आभारी नहीं होंगे कि वे रो पड़ेंगे और बार बार उसका धन्यवाद करेंगे। वू शानशान ने तो अपने विनम्र शब्द भी तैयार कर लिए थे। यद्यपि उन्होंने न्याय का समर्थन किया और बदले में कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी पीड़ितों की प्रशंसा और कृतज्ञता का आनंद लेना उनके लिए अवैध नहीं था, है ना? जैसे वो शानशान ने सब कुछ तैयार कर लिया था, उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़े ये लोग ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वो शानशान चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। अरे कम से कम मैंने अभी तुम्हारी मदद तो की, है ना? नहीं तो मुझे डर है कि मोयू तुम्हें पीट पीट कर अधमरा कर देता। लेकिन क्या तुम मुझे धन्यवाद भी नहीं दोगे? किसी ने जवाब नहीं दिया। अरे तुम लोग अपरिचित लग रहे हो। तुम किस कुलीन परिवार से हो? या किसी छोटी जनजाति से? फिर भी किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वो शानशान बहुत गुस्से में थी। उसने अपनी कमर पकड़ ली और चिल्लाने लगी। अरे क्या तुम लोग मुझसे कुछ कह सकते हो? उस समय चू फैंग ने भौहें सिकुड़ी और चिल्लाया, बकवास बंद करो। शो शुरू होने वाला है। चू फैंग के ये शब्द कहने के ठीक बाद दूर क्षितिज में बादलों के बीच से चौंकाने वाली आभाएं गूंजने लगी। असुविधा के लिए खेद है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व और पश्चिम से एक ही समय पर दो आकृतियां उड़कर आईं। दानव आत्मा जाति की ओर से एक सुंदर पुरुष और एक सुंदर महिला एक साथ पहुंचे। उनकी आभा उमड़ पड़ी और उनके कपड़े सरसराने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वे एक पूरे का निर्माण कर चुके हों। अद्वितीय काला और सफेद, दानव आत्मा जाति के वर्तमान अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग। वे दोनों ही दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। सबसे कीमती बात यह थी कि वे दोनों सगे भाई बहन थे। ऐसी अफवाह थी कि उन दोनों के पास सहयोग का एक तरीका है। एक बार जब वे इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनकी ताकत दोगुनी हो जाएगी। हालांकि 10,000 रेस यूथ टूर्नामेंट में कोई टीम लड़ाई नहीं थी, इसलिए वह दृश्य नहीं देख सके। इन दो अद्वितीय प्रतिभाओं के पीछे दानव आत्मा जाति के 7 वरिष्ठ स्तर के विशेषज्ञ थे। वे सभी मध्य अवस्था के दिव्य भगवान थे। वे डराने वाले थे। ये प्राचीन दानव जाति के वंशजों की नींव थी। दूसरी ओर मानव आत्मा जाति के कई विशेषज्ञ भी तुरंत आ पहुंचे। 3 मध्य अवस्था वाले दिव्य प्रभुओं की आभा लुप्त हो गई। यद्यपि वे वैभव के मामले में दानव आत्मा जाति की तुलना में नहीं थे, फिर भी वे ऐसे अस्तित्व थे जिन्हें उन कुलीन परिवारों द्वारा आदरपूर्वक देखा जाता था। ये सिर्फ एक युवा प्रतियोगिता थी। मानव और दानव आत्मा जातियों ने अनायास ही 10 मध्य अवस्था दिव्य प्रभुओं को भेज दिया था। ये दोनों जातियों की सारी शक्ति से कहीं परे था। यही कारण था कि कुलीन परिवारों ने गुप्त रूप से एकजुट होने की योजना बनाई थी। अन्यथा वे मानव और दानव आत्मा जातियों के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते थे? जैसे ही मानव आत्मा जाति और दानव आत्मा जाति के विशेषज्ञ नीचे उतरे, दूर क्षितिज में धीरे धीरे एक सुनहरी आकृति दिखाई दी। वह व्यक्ति 7 रंगों वाले शुभ बादल पर खड़ा था और हाथ में स्याही का पंखा थामे हुए था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वह बहुत ही सुंदर दिख रहा था। वह आकृति दूर से आए। कुछ ही सांसों में वह सबके सामने आ गई। इस समय हर कोई हंगामा में था। वह रहस्यमयी प्रतिभा यही थी। भीड़ में चू फैंग अपनी हंसी रोक नहीं सका। यह आदमी अब भी पहले जैसा ही आकर्षक है। जिस क्षण दूसरे पक्ष ने अपनी आभा प्रकट की, उसने पहले ही इसकी पुष्टि कर दी थी। ये हुआनपू यू था। उनका अनुमान ठीक था। ये व्यक्ति पहले ही स्टार्टिंग ग्राउंड से खिसक गया था और वास्तव में उसका इंतजार कर रहा था। एक मानव के रूप में अपनी स्थिति के साथ उसने चू फैंग को हराया और मानव आत्मा जाति का विश्वास प्राप्त किया। लानत है।
क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों स्वर्गीय दावमोती के टुकड़े पहले ही इस व्यक्ति के हाथों में आ चुके हों? चू फेंग ने बुदबुदाया। वह ये सोचता रहा कि उन हजारों टुकड़ों को बाद में कैसे प्राप्त किया जाए। किसी भी हालत में हुआनपुयू के लिए उन्हें ले जाना असंभव था। जब वह सोच ही रहा था, अचानक बगल से एक उत्साहित चीख सुनाई दी। वाह, यह आदमी बहुत शक्तिशाली है, और अद्वितीय काला और सफेद भी बहुत शक्तिशाली है। आह, काश मैं भी उनके जितना शक्तिशाली हो पाता। वो शानशान ने चिल्लाते हुए अपने नुकीले दांत दिखाए और पंजे दिखाए। अपने सामने हवा में खड़ी आकृतियों को देखकर उसकी सुंदर आंखें तुरंत चमक उठी। वह सबसे अधिक शक्तिशाली लोगों की प्रशंसा करती थी। हर बार जब वह किसी विशेषज्ञ को देखती तो अपने दिल की चाहत को दबा नहीं पाती थी। उसके आसपास के अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। सभी लोग उत्साह से आकाश में उड़ते युवाओं को देख रहे थे। उनके लिए ऐसे प्रतिभाशाली लोग आकाश के तारों की तरह थे। वे केवल उन्हें देख सकते थे, लेकिन उन तक पहुंच नहीं सकते थे। उनके बीच की लड़ाई हर किसी के लिए बहुत दुर्लभ थी। ये शक्तिशाली के दाव को समझने का सबसे अच्छा अवसर था। हालांकि जब उसने शांत, विचलित और लापरवाह चू फेंग और अन्य लोगों को देखा, तो वो शानशान ने तुरंत उन्हें मार्शल आर्टिस्ट के रूप में सोचा जो सुधार नहीं करना चाहते थे। उसने गुस्से से डांटा, देखें और जाने, अगर तुम्हारे पास भी उनके जैसी ताकत होती तो कौन तुम्हें पहले की तरह परेशान करने की हिम्मत करता। हम योद्धा कमजोर हो सकते हैं, लेकिन हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। यद्यपि हम अभी उनके जितने मजबूत नहीं हैं, लेकिन जब तक हम दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, मेरा मानना है कि एक दिन हम भी उनके जैसे विशेषज्ञ बन सकते हैं। हम हार नहीं मान सकते, वो शानशान ने गंभीरता से समझाया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह बहुत ही दयालु व्यक्ति थी। भले ही वह चू फेंग और अन्य लोगों को नहीं जानती थी, लेकिन वह युवाओं के एक समूह को गिरते हुए देखने के लिए तैयार नहीं थी। अगर वह इसे नहीं देखती तो भी ठीक था, लेकिन अगर देखती तो वह निश्चित रूप से हस्तक्षेप करती। हालांकि चू फेंग और अन्य लोगों के चेहरों पर बेबसी की झलक दिखाई दी। क्या यह मिस्सी बहुत नाटकीय नहीं थी? तुम्हें कुछ भी नहीं पता, फिर भी तुम यहाँ शिक्षक बनने को तैयार हो। तुम वाकई बहुत ज्यादा दखलंदाजी कर रहे हो। क्या इन लोगों के बीच की लड़ाई बहुत कीमती है? ऐसा लगता है कि हमें इन लोगों से हर दिन लड़ना पड़ता है ना? वहां देखने लायक क्या है? यदि उसके पास समय होता तो वह उनके विरुद्ध कोई योजना बनाने के बारे में सोच सकता था। हालांकि ध्यान आकर्षित न करने के लिए चू फेंग केवल असहाय होकर सिर हिला सकता था। आह, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप सही हैं। ये देखकर कि चू फेंग और अन्य अभी भी शिक्षित थे, वो शानशान ने संतोष में सिर हिलाया। अगर आपको अपनी गलती पता है तो उसे बदल दीजिए। ये सबसे अच्छा है। अगर बाद में तुम्हें उनके बीच की लड़ाई समझ में न आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैं तुम्हें बता दूंगा। चू फेंग ने बार बार सिर हिलाया। जैसे ही चू फेंग और वू शानशान बात करने का नाटक कर रहे थे, हुआनपुयू और बाईशुन पहले ही मैदान में उतर चुके थे। दोनों की आंखों में पूर्ण आत्मविश्वास था। वहां कोई बकवास नहीं थी। बैशुन ठंडी मुस्कान के साथ बोला। उसके चारों ओर का आभामंडल तुरंत प्रस्फुटित हो गया। शिखर प्रारंभिक चरण दिव्य भगवान। शक्तिशाली दबाव के कारण आसपास के दर्शक कुछ कदम पीछे हट गए। हालांकि दूसरी तरफ हुआनपुयू का चेहरा अभी भी शांत था। यहां तक कि उसके होठों पर मुस्कान भी बिल्कुल नहीं बदली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दानव आत्मा जाति की अद्वितीय प्रतिभा को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। वह अचानक पलटा और मानव आत्मा जाति के 3 बुजुर्गों पर चिल्लाया। बड़े जी, आपने मुझसे जो वादा किया था उसे मत भूलना। अगर मैं ये लड़ाई जीतता हूं तो मुझे मानव आत्मा जाति के सभी स्वर्गीय दावमोती टुकड़े चाहिए। एल्डर जी, जिन्हें अचानक बुलाया गया था, के चेहरे पर घबराहट थी। यह आदमी बहुत साहसी था। इतने शक्तिशाली शत्रु के सामने उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह विचलित हो जाए? उसने जल्दी से जवाब दिया। चिंता मत करो, मानव आत्मा जाति में अभी भी थोड़ी विश्वसनीयता है। लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करो और सावधान रहो। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, बैशुन का भयानक शीत आक्रमण हुआनपुयू के सामने आ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस बात से भी नाराज थी कि उसके सामने खड़ा ये लड़का उसे नीची नजर से देख रहा था। बैशुन ने कोई दया नहीं दिखाए और सीधे उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमला किया। अंतहीन ठंड ने पहले ही हुआनपुयू को घेर लिया था। बैशुन के मुंह के कोने पर खुशी की झलक दिखाई दी। अहंकारी आदमी, मर जा। एक बार जब मेरा फ्रॉस्ट हेवन एरे बन जाएगा तो एक मध्य चरण का दिव्य भगवान भी केवल फंस जाएगा और मारा जाएगा।
मुझसे लड़ते समय तुम्हारा ध्यान भटकने की हिम्मत कैसे हुई? तुम सचमुच मौत को दावत दे रहे हो। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग प्रतिक्रिया व्यक्त करने में असमर्थ थे। क्या युद्ध ऐसे ही खत्म होने वाला था पहले से? क्या यह उभरती हुई अद्वितीय प्रतिभा यूं ही मर जाएगी? क्या वह रहस्यमयी प्रतिभा बहुत लापरवाह नहीं थी? हर कोई आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई इतनी एकतरफा होगी। यह तो केवल यही कहा जा सकता है कि वह रहस्यमयी प्रतिभाशाली व्यक्ति बहुत घमंडी था। यहां तक कि बैशून को भी लगा कि जीत निश्चित है और उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई। मूर्ख! भीड़ में चू फैंग अपना सिर हिलाने और बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं सका। इस दौरान हुआन पुयू ने वास्तव में क्या हासिल किया? वह अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? चू फैंग के खुद से बड़बड़ाने के ठीक बाद अखाड़े में फ्रॉस्ट हेवन एरे, जिसे बैशुंग ने अपनी पूरी ताकत से संघनित किया था, वास्तव में एक पल में रहने लगा, जैसे कि बर्फ और हिम में आग लग गई हो। ठीक उसी के तुरंत बाद एक अद्वितीय शक्ति वाला फोल्डिंग पंखा बिजली की गति से बैशुंग पर टूट पड़ा। अचानक घटी इस घटना ने सभी को अचंभित कर दिया। इसमें बैशुंग भी शामिल था। धमाका! बहुत जोरदार धमाका हुआ। बैशुंग हिंसक रूप से पीछे हटा, खून की उल्टी करने लगा। इस समय हुआन पुयू की उदासीन आवाज धीमी सी सुनाई दी। ऐसी तुच्छ योग्यता के बावजूद बकवास बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। अपने भाई को ये काम करने दो। इस अचानक दृश्य ने वहां मौजूद सभी लोगों को पूरी तरह चौंका दिया। क्या इतना शक्तिशाली फ्रॉस्ट किलिंग एरे को उस रहस्यमयी चमत्कार द्वारा इतनी आसानी से नष्ट कर दिया गया? ये कैसे संभव था? यहां तक कि एक साधारण मध्य अवस्था वाले दिव्य भगवान के लिए भी ऐसा करना कठिन होगा। उसकी ताकत कितनी भयानक थी! सबकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। केवल चू फैंग ने धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि हुआन पुयू केवल एक प्रारंभिक चरण के दिव्य भगवान है। हालांकि उसकी ताकत का इस्तेमाल उस छोटी लड़की से कहीं बेहतर है। इसके अलावा इस आदमी की हरकतों में एक और बेहद बुरी ऊर्जा समाहित है। यही स्थिति को तोड़ने की कुंजी है। दुष्ट टोटेम, बलिदान शक्ति। चू फैंग भी थोड़ा अनिश्चित था। उसे नहीं पता था कि हुआन पुयू ने क्या किया था। उसने वास्तव में बलिदान की शक्ति और सूक्ष्म शक्ति को मिला दिया था। हालांकि उसकी शक्ति बढ़ गई थी, लेकिन इसका पता लगाना मुश्किल था। चू फैंग पहले भी इसके संपर्क में आ चुका था, इसलिए वह मोटे तौर पर इसके बारे में बता सकता था। उसने अपने होंठ भींच लिए। इनमें से कोई भी व्यक्ति उसकी चिंता कम नहीं कर सका। यदि वह उन पर नजर नहीं रख पाया तो वे निश्चित रूप से उसके लिए नई मुसीबत खड़ी कर देंगे। दानव सोन एरक्यू भी ऐसा ही था, और हुआन पुयू भी ऐसा ही था। ये बहुत बढ़िया था। इस नई सम्मिलन शक्ति के साथ हुआन पुयू से निपटना सामान्य मध्य अवस्था के दिव्य प्रभुओं से भी अधिक कठिन था। इन युगों के प्रतिभाशाली लोगों को साधारण नहीं माना जा सकता। इसके अलावा ऐसा लगता है कि हुआन पुयू ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। आखिरकार ये कुछ भी नहीं था। बलिदान की वह शुद्ध शक्ति ही सच्चा भयानक तुरुप का पत्ता थी। प्राचीन दुष्ट आदरणीय से विरासत में मिली भयानक शक्ति। चू फैंग अपना सिर हिलाए बिना न रह सका। मुझे आश्चर्य है कि दुष्ट देवता कहां से आया। उसे दिव्य सम्राट द्वारा भी दबा दिया गया था, लेकिन वह अभी भी बुराई कर सकता है। बेशक इस स्तर के विशेषज्ञ अभी भी उनसे बहुत दूर थे। चू फैंग आगे सोचने की जहमत नहीं उठा सका। दूसरी ओर, यद्यपि हुआन पुयू अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था, फिर भी वह चू फैंग की सहनशीलता के भीतर था। वह हुआन पुयू एक राक्षस था, लेकिन मैं चू फैंग उससे भी अधिक राक्षस हूं। चू फैंग द्वारा बुलाए गए जानवर ही दूसरे पक्ष को कष्ट देने के लिए पर्याप्त थे। इस प्रकार चू फैंग बिल्कुल भी घबराया नहीं। इस समय मैदान पर परिणाम पहले से ही तय हो चुका था। हुआन पुयू शान से बैशुन के सामने खड़ा था। उसके हाथ में फोल्डिंग पंखा धीरे से बैशुन के कंधे पर टिका हुआ था। वह हानिरहित लग रहा था, लेकिन एक घातक हत्या का इरादा बैशुन पर हावी था, जिससे वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बैशुन की आंखें क्रोध और अनिच्छा से भरी हुई थीं। वे दोनों ही प्रारंभिक चरण के दिव्य प्रभु क्षेत्र के शिखर पर थे, लेकिन वह निर्णायक रूप से हार गई थी। वह महसूस कर सकती थी कि दूसरे पक्ष ने इस लड़ाई को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन फिर भी वह अभी भी लड़ने में असमर्थ थी। असुविधा के लिए खेद है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये झटका बहुत बड़ा था। वह सोने का चम्मच मुंह में लेकर बढ़ी हुई थी। उसने जो सुना वह सबकी प्रशंसा थी। एक अद्वितीय प्रतिभा, स्वर्ग की एक गौरवशाली पुत्री, जाति की आशा।
बाइशुंग ने एक बार यह भी सोचा था कि दुनिया में युवा लोग चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे अधिक से अधिक उसके बराबर ही होंगे। वह और उसका भाई इस युग के नेता थे। लेकिन आज वास्तविकता ने उसे भारी झटका दिया। वे एक ही उम्र और स्तर के थे, लेकिन वह पूरी तरह से पराजित हो गई थी। मानो उसका विश्वास टूट गया हो, बैशुंग अचंभित भाव से अखाड़े में चली गई। उसने अपने भाई की चिंतित निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना हाथ हिलाया और भीड़ की नजरों से ओझल हो गई। हुआनपो आपने केवल इस दृश्य को उदासीनता से देखा। उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। वह अभी भी बहुत अनुभवहीन थी। वह कुएं के तल पर पड़े मेढक की तरह थी। वह हमेशा सोचती थी कि दुनिया कुएं के ऊपरी हिस्से जितनी बड़ी है, लेकिन वास्तव में जब वह बाहर निकलती तो उसे एहसास होता कि वहां बहुत सारे आदर्श थे। उनमें से उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता था, लेकिन वे सीमा से बहुत दूर थे। हुआनपो यू अपनी सीमाएं जानता था। वह बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी उनकी पीढ़ी में एक से अधिक ऐसे लोग थे जो उनकी तुलना कर सकते थे या उनसे आगे भी निकल सकते थे। बिल्कुल मो तियानक्योंग और चू फैन की तरह। हालांकि वह कभी हतोत्साहित नहीं हुए। भविष्य के बारे में निश्चित रूप से कौन कह सकता है। जब तक वह महान युग के अवतरण के अवसर का लाभ उठाते रहेंगे, तब तक सभी संभावनाएं बनी रहेंगी। उसने आसानी से मैच जीत लिया। हुआनपो तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं थी। बैशुन कुछ भी नहीं था। दूसरी ओर ये कहा गया कि हीवू काफी मजबूत था। हालांकि हुआनपो यू को अभी भी जीत का भरोसा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी ताकत सिर्फ वही नहीं थी जो अब सामने आई थी। उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। हुआनपो यू ने धीरे से अपनी नजर काले कपड़े पहने एक युवक पर डाली जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसका आकार वास्तविक और भ्रामक लग रहा था, जैसे कि काले कोहरे का गोला हो। इसका अर्थ स्वयं स्पष्ट था। जब तक अद्वितीय काले और सफेद से निपटा जाएगा, हुआनपो यू मानव आत्मा जाति के हाथों में हजारों स्वर्गीय दाव मोती के टुकड़े प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भविष्य में दिव्य ग्रहों पर नियंत्रण के लिए लड़ते समय पहल करना ही उसके लिए पर्याप्त था। अप्रत्याशित रूप से काली धुंध जैसे आदमी ने हुआनपो यू को केवल ठंडी नजर से देखा। अगले ही पल वह वास्तव में धूल की तरह गायब हो गया। कारण बहुत सरल था। बैशुन पहले ही हार चुका था। अगर वह फिर से हार गया, तो दानव आत्मा जाति में कोई भी इस बार दूसरे पक्ष को रोक नहीं पाएगा। 10,000 रेस यूथ टूर्नामेंट में भाग लेने वाले योद्धा अपनी इच्छानुसार अनगिनत बार लड़ सकते थे, लेकिन उन्हें एक ही प्रतिद्वंद्वी से बार बार लड़ने की अनुमति नहीं थी। ऐसा धोखाधड़ी के जरिए अंक हासिल करने की स्थितियों को रोकने के लिए किया गया था। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए हीवू ने और अधिक समझने का निर्णय लिया। कम से कम उसे इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि और तरीकों का पता तो लगाना ही था। हालांकि बिना किसी लड़ाई के हीवू के चले जाने का दर्शकों की नजर में एक और मतलब था। हे भगवान, हीवू सचमुच डर गया है। बिना लड़े ही वश में कर लिया गया। ताकतवर। एक पल में सभी के दिलों में हुआनपो यू की छवि एक नए शिखर पर पहुंच गई। नारे उठते और गिरते रहे। चू फैंग के बगल में वो शान और भी अधिक उत्साहित थी। उसने चू फैंग की आस्तीन भी पकड़ ली। अधिक मजबूत। वह वास्तव में हीवू जैसे अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति को डरा सकता है। वह बहुत सुंदर है। अरे, हम कब उसके जैसे बन सकते हैं? क्या इस जीवन में कोई आशा है? चू फैंग ने अवाक होकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसे लगता रहा कि यह छोटी लड़की सामान्य नहीं है। क्या वह बहुत ज्यादा दोस्ताना व्यवहार नहीं कर रही थी? जहां तक हुआनपो यू जैसा बनने की बात है, क्या मुझमें कुछ कमी है? मैं कमजोर क्यों बनना चाहूंगा? इस पल मैदान पर हुआनपो यू ने भी स्पष्ट रूप से इस स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। उसने असहायता से अपना सिर हिलाया। वह पलटा और मानव आध्यात्मिक जाति के बुजुर्गों की ओर देखा जो पहले से ही उसके पास आ चुके थे। हुआनपो आप समारोह पर खड़े नहीं थे और सीधे कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं मदद करने के लिए तैयार नहीं हूं। बात बस इतनी है कि वे फिलहाल मुझसे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। मैं सिर्फ स्वर्गीय दाव मोती के आधे टुकड़े ही इकट्ठा करूंगा। 1000 से काम चल जाएगा। क्या होगा? मानव आत्मा जाति के बुजुर्ग एक दूसरे को देखने लगे। हुआनपो यू का सुझाव बिल्कुल उचित था। वे तुरंत सहमत हो गए। वैसे भी अभी भी आधे टुकड़े बचे हुए थे। उन्हें हुआनपो यू के भागने की चिंता नहीं थी। दोनों पक्ष खुश थे, जैसे ही वे व्यापार करने वाले थे। मंच के नीचे चू फैंग इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने स्वर्गीय दाव मोती के टुकड़ों को देखा, जिनके बारे में उसने सोचा था कि वे उसके बैग में हैं।
अब वे वास्तव में उसके प्राणघातक दुश्मन को सौंपे जाने वाले थे। चू फैंग ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? मूल रूप से, यदि आप सुंदर होने का दिखावा करने और अपनी दिव्यता दिखाने के लिए तैयार हैं, तो यह आप पर निर्भर है। यह मेरा कोई काम नहीं है। यदि आप खेलना चाहते हैं, तो खेलें, लेकिन मेरे टुकड़ों के बारे में मजाक न करें। चूंकि मैं इसके बारे में जानता हूं, इसलिए उन्हें मेरी आंखों से ओझल होने देने का कोई कारण नहीं है। ये कुछ ऐसा था जो पृथ्वी पर रहने वाले अरबों जीवों के भविष्य और भाग्य से जुड़ा था। कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। मानव शाही महल के सबसे बड़े राजकुमार के बारे में क्या? तो क्या हुआ अगर उसने अभी अभी दानव आत्मा जाति के प्रतिभाशाली व्यक्ति को हराया था? दूसरों की नजर में आप अजेय हैं। हालांकि मेरी नजर में आप केवल एक पराजित प्रतिद्वंद्वी हैं। पहले भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है। अगले ही पल, जैसे ही मानव आत्मा जाति के बुजुर्ग हुआनपुयू को टुकड़े सौंपने वाले थे, चुफैंग की धीमी आवाज ने अचानक सभी की चीखें दबा दी और धीरे धीरे दुनिया में गूंजने लगी। रुको, टीएस, भाई हुआनपू वाकई बहुत अच्छे हैं। हालांकि क्या आपने मेरी अनुमति मांगी है? अचानक सबका ध्यान आकर्षित हुआ। उसके बगल में, वू शानशान ने आश्चर्य से अपने बगल में बैठे बेहद साधारण दिखने वाले युवक को देखा। उसके मन में केवल एक ही विचार रह गया था, क्या यह आदमी पागल था?